बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो सुनो पाकिस्तान। उम्मीद है आपकी सुबह का आगाज़ बहुत ही ज़बरदस्त और एनर्जेटिक वे में हो चुका होगा। और जनाब, आपको मजीद ताज़ा दम करने के लिए हम अपना शो लेकर आ चुके हैं। खाकसार को कहते हैं उज़ैर मलिक। और जनाब, जिस तरह से हम सुनते आए हैं ना कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, ये जुमला जो है बड़ा आपके कानों को भला लगता है, सुना सुना लगता है। तो अब हम देख रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में जो जंगी हालात है उसके बाद किफ़ायतशारी का प्लान तजवीज़ किया गया है। मकसद एक ही है कि तवानाई और वसाइल को बचाया जाए। इस प्लान के तहत आपको बता दें, मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन, हाइब्रिड वर्किंग मॉडल लाने की तजवीज़ है, जिसमें सरकारी दफातर के मुलाजिमीन 3 दिन दफ्तर और 2 दिन घर से काम करेंगे, जबकि सर्विसेज दफातर के लिए 4 दिन दफ्तर है और 2 दिन ऑनलाइन का फॉर्मूला ज़ेरे गौर है। मकसद सिर्फ एक ही है कि सड़कों पर ट्रैफिक कम हो, ईंधन बचे और काम भी ना रुके। इस निज़ाम की मॉनिटरिंग के लिए 65% हाजिरी की शर्त और हफ्तावार ऑडिट भी लाजमी होगा। और बाजार और शॉपिंग सेंटर्स अब रात 9:30 बजे ही बंद करने की तैयारी है, जबकि शादी की तकरीबात में 1 डिश और सिर्फ 200 मेहमानों की हद और रात 10 बजे की डेडलाइन देने की तजवीज़ दी गई है। सरकारी गाड़ियों के गलत इस्तेमाल पर अब सख्त एक्शन होगा और गाड़ी जब्त भी हो सकती है और फ्यूल रिकवरी भी। और यहाँ तक कि दफातर में सुबह 10:30 बजे से पहले एसी चलाने पर भी पाबंदी होगी। और आवाम को रेलवे की तरफ राग़िब करने के लिए किरायों में कमी की जा रही है और इंटरनेट और टेलीफोन टैक्स में भी 2.5% कमी का इम्कान है। इसके साथ साथ अगले 2 माह में 50% सरकारी दफातर को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का बड़ा हदफ रखा गया है। जहां पर कुछ रिलीफ है, वहीं पर प्रॉपर्टी और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर 5% इजाफी टैक्स और टोल टैक्स में 50 रुपए इजाफे की तजवीज़ भी सामने आई है। निजी शोबे में भी हम देख रहे हैं कि 50% वर्क फ्रॉम होम की सिफारिश की गई। और इसके साथ साथ आखिर में पंजाब के तलबा के लिए नाज़रीन अहम खबर है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने वाज़े कर दिया है कि मज़ीद छुट्टियां अब नहीं होंगी। तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुल रहे हैं और ये जो तमाम तजावीज़ हैं स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद हतमी शक्ल इख्तियार करेंगी। और इसके साथ साथ हमें बदलना भी होगा ताकि हमारा मुल्क जो है इस आलमी बहरान का मुकाबला। और अब बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। अमरीका के इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ को बुनियाद बनाकर मशरिक़ वस्ता में खेले जाने वाले जुए की बात कर लें तो जनाब, अब ये गले की हड्डी बन चुके हैं अमरीका के। जंग जो है अब वो 27वें रोज़ में दाखिल हो गई है और ईरान हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अमरीका के 15 निकात को मुस्तरद करते हुए ईरान ने अपने 5 मुतालबात सामने रख दिए हैं। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का ट्रंप को दिया गया पैगाम कि आप खुद से ही मुज़ाकरात कर रहे हैं, यह जाहिर करता है कि ईरान दबाव में आने को हरगिज़ तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ रॉयटर्स की खबरें ये बता रही हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के ज़रिए पैगामात की तरसील का अमल भी जारी है। और सूरत हाल इंतहाई पेचीदा है। 61% अमरीकी अवाम भी ईरान से जंग नहीं चाहते। अमरीका में ट्रंप की मकबूलियत 36% तक रह गई है और उधर तेहरान में रहबर आला की शहादत के बाद इस्टेब्लिशमेंट और पासदारान इनकलाब का असर रसूख पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। और इसी अहम मौजू पर नाज़रीन बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ माहिर दिफाई उमूर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, जो इस पूरी बसात का बारीक बीनी से तज्जिया करेंगे। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ईरान ने जो अमेरिका से 15 निकात जो है वो मुस्तरद कर दिए हैं और जवाब में 5 शराइत रख दी हैं। क्या रद्द अमल आता देख रहे हैं? मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे दोनों और कुछ हो पाएगा? बहुत शुक्रिया महम आपका और उज़ैर, आपने इनवाइट किया। देखिए, जब से जंग शुरू हुई है हम दोनों साइड की पोजीशन देखते आ रहे हैं और जाहिर है किसी तरफ ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आती है, किसी तरफ कमज़ोरी नज़र आती है निस्बतन। लेकिन ओवर 1 महीने की जब आप देखें तो सारी कैंपेन को जब कलेक्टिवली देखें तो अमेरिका इस वक्त डिसएडवांटेज पोजीशन में इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अमेरिका वो कुछ नहीं कर सका जो वो चाहता था, जिसको जो जंग छेड़ने का या हमला करने का ईरान पर मकसद था। और 5-6 उन्होंने अपने गोल्स चेंज किए हैं। आप रिकॉल कर लें, उन्होंने पहले रजीम चेंज आई, फिर फुट ऑन ग्राउंड कहा, फिर एयरफोर्स नेवी को डिस्ट्रॉय करने का कहा, फिर उन्होंने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को टारगेट किया, फिर उन्होंने मिसाइल बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी को टारगेट किया। अभी तक उनको मेरा ख्याल है मेजरेबल जो वेरीफाइबल एक भी मकसद हासिल नहीं हुआ। नंबर 1, ईरान ने पिछले 1 महीने में या 27 दिन में जो आप कह रही थी वो ये करना था, सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करना था।
ईरान ने ना कोई इलाका कब्जा करना था, ना अमेरिका में रजीम चेंज करनी थी। उसने फाइट बैक करके अपनी एक कीमत जो चुकानी थी अमेरिका से, जी उसके एलाई से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, खासतौर पर इसराइल से, और अरब मुल्क जो उनको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे वॉर फाइटिंग जनरेशन एफर्ट को, उसको उसने न्यूट्रलाइज करने की और या सिलेक्टिव टारगेटिंग करने का कैंपेन चलाई है। अब मैं देखता हूं तो वो कामयाब रही है, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा कॉस्ट इम्पोज की है और इतना ज्यादा खतरा उसने इन्फ्लिक्ट कर दिया है, खासतौर पर जहन में भी। उस पर अगर चाहेंगे तो मैं बात करूंगा बाद में कि क्यों ईरान ने इस तरह उनको कर्टेल करने में कैसे कामयाब हुआ है। तो अब तक हम जब देखते हैं तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को टेक होम नहीं है कुछ। आखिरी बात इस सवाल के जवाब में ये है कि मैं अभी सुबह न्यूज सुन रहा था तो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि अगर ईरान के लीडर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं या सुलह या डील कर लेते हैं तो उनके अपने लोग मार देंगे उनको, लीडर को। तो आप विजुलाइज करें, ये वही लीडर है जिनको आप चाहते थे कि वो टेक ओवर करके सबको मार दे और मेरी फेवर में टेक ओवर कर लें। और बिल्कुल। अब आप खिलाफ अपने लीडर को अगर वो मार देंगे, मारे या ना मारे वो तो अलग बात है। ये तो इटसेल्फ आपकी नेगेशन है। 3 हफ्ते पहले जो आपने कहा था कि ईरानी लोग टेक ओवर कर लें हुकूमत, हमने तो हमला कर दिया है, अब आपकी हुकूमत हो गई है, तो अब वही लोग अब अपने लीडर को मार देंगे आपसे डील करने में। तो आप समझे आपने क्या खोया क्या पाया। जी बिल्कुल सही। खालिद साहब, ईरानी क़यादत ट्रंप को खुद से मुज़ाकरात करने का ताना भी दे रही है। ट्रंप ने जो जुआ खेला, इसका आप नतीजा क्या निकलते हुए देख रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर? देखिए उजैर, तमाम खित्ते को ऑलमोस्ट हॉस्टेज बना दिया, पूरी दुनिया को तो बनाया ही। इकोनॉमी, फ्यूल, स्टेट ऑफ हॉर्मोज, जो ईरान पहले 4% तेल सिर्फ जो है अपना दुनिया का कंट्रोल करता था, और वो भी तकरीबन 1.38 बिलियन बैरल रोजाना चाइना को देता था। ये उसके प्रोडक्शन का या एक्सपोर्ट का सिर्फ 80% अपना था, इसके अलावा सिर्फ 20% मुल्कों को दे पाता था। और ईरान जब एक्सपोर्ट करता था तो वो ईरान चाइना की सिर्फ 13% रिक्वायरमेंट पूरी होती थी, 1.38 बिलियन, क्योंकि चाइना की तकरीबन 10 मिलियन बैरल है रोजाना की। अब 1 करोड़ बैरल बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ईरान 4% दुनिया का कंट्रोल करता था या कंट्रीब्यूट करता था। इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर कंट्रोल होने के बाद उसका 20% कंट्रोल है तकरीबन दुनिया के तेल पर, क्योंकि उसकी मर्जी से तेल जा रहा है, उसकी मर्जी से तेल रुक रहा है। नंबर 1। नंबर 2, उसने जो डायमेंशन की है, जो पावर स्टेशन पर हमले करने शुरू किए अमेरिका ने, और खासतौर पर इसराइल ने किए, अमेरिका ने तो बाद में रोक दिया। उसकी भी वजह ये थी कि अमेरिका की ईरान से कोई हमदर्दी नहीं थी, लेकिन उन्होंने विजुलाइज किया कि अगर ईरान कम बैक करता है, ईरान ने बड़ी जबरदस्त थ्रेट की थी, मिलिटरीली बात कर रहा हूँ। उसने कहा था कि अगर मेरे बिजली घरों पर या मेरे ऑयल रिफाइनरीज पर हमला करोगे तो मैं उन पावर स्टेशन पर हमला करूंगा जो अलोंग द कोस्ट गल्फ कंट्रीज में। अब वो बिजली घर क्या करते हैं वो हमें जानना चाहिए। वो बिजली घर ये करते हैं कि 815 वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को बिजली देते हैं। ये वो बिजली है जो जरूरी होती है पानी को कन्वर्ट करने में, समंदर के पानी को पीने के पानी में या ह्यूमन यूज के लिए कन्वर्ट करते हैं। और वो पानी क्यों इंपॉर्टेंट था? सऊदी अरब की 70% पानी जो वाटर डिसैलिनेशन से समंदर के पानी का कन्वर्ट होता है, ओमान का 85% होता है, कुवैत का 90% पानी समंदर का पानी कन्वर्ट होता है। और सबसे चैलेंजिंग बात यह है कि इन मुल्कों के पास स्टोरेज भी कैपेसिटी नहीं है, सिवाय यूएई के। तमाम मुल्कों की स्टोरेज सिर्फ तकरीबन 4 से 7 दिन तक है, जबकि यूएई के जो स्टोरेज है वो है तकरीबन 40 दिन तक। तो इमेजिन करें अगर ये 815 डिसैलिनेशन प्लांट वो रुक जाएं, उनकी पंपिंग बंद हो जाए क्योंकि बिजली नहीं होगी, तो मिडल ईस्ट में क्या क्या होगा। सही। अच्छा खालिद साहब, मुज़ाकरात के हवाले से बहुत शकूक व शुबहात हैं। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर इससे इनकार कर रहे हैं और रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान मुज़ाकरात का मुमकिन मकाम हो सकता है। आप इन सारी डेवलपमेंट्स के सिफारती और सिक्योरिटी असरात क्या देख रहे हैं? हम जब मुज़ाकरात होते हैं तो होता ये है कि आप इतनी ज़्यादा प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज कर देते हैं दुश्मन के ज़हन पर कि वो या तो बातचीत पर मजबूर हो जाता है। और मैं अक्सर कहता हूं, क्योंकि आज मेरी बात ज्यादा वैलिड लगती है, रेलेवेंट, तो मैं ऐड कर देता हूं। मैं ये अक्सर कहता हूं कि जो आपकी पावर टू हर्ट होती है वही पावर टू बार्गेन होती है। पावर टू हर्ट का मतलब है कि जितना आप दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 1, आपने नोट किया अमेरिका ने, सदर ने तकरीबन 2 महीने दिसंबर से लेकर फरवरी मार्च तक ये कहा कि मैं इतना ज्यादा हर्ट करूंगा ईरान को कि इट इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, और टाइम मेरे हाथ में। ये 2 महीने पोस्चरिंग हो रही थी बार्गेन लेने के लिए। वो बार्गेन मिली या नहीं मिली वो तो तारीख का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अब जितने डिस्ट्रक्शन कॉज की अमेरिका ने, वो पावर टू हर्ट ही शो कर रहे थे ताकि ईरान कॉम्प्रोमाइज करे और अमेरिका को बेहतर पावर टू बार्गेन मिले। लेकिन ईरान ने जो हिट बैक किया, डिस्ट्रक्शन की, इजराइल के न्यूक्लियर साइट के करीब पहुंच के, उनकी जो 24-25 दिन से लोग बंकरों में सो रहे हैं,
ईरान ने अपनी पावर टू हर्ट करके वापस ले ली पावर टू बार्गेन कि जनाब अब ये जो आप जिस तरफ आप जी। इशारा कर रही हैं इसका मतलब ये है जी। कि अब मेरे पास बार्गेन ज्यादा है, अब मेरी मर्जी से आप करेंगे। इसीलिए उन्होंने 15-15 शर्तें देके काउंटर 5 की हैं और 5 कहीं ज्यादा टफ हैं जो ईरान ने दी हैं। और एक तरफ वो ये भी कह रहा है कि मैं मुज़ाकरात करने ही नहीं है, जिसका मतलब है कि आपकी पावर टू बार्गेन इतनी ज्यादा है कि वो ऑप्शन ही नहीं लेना चाहता। आमतौर पर पावर टू बार्गेन वो लेता है जो कॉम्प्रोमाइज करता है या सरेंडर करता है या डिफीट लेता है या ज्यादा डैमेज हो रहा होता है। जब आप कहते हैं मैं मुज़ाकरात ही नहीं करता, इसका मतलब है आप में अभी भी स्ट्रेंथ और हौसला ज्यादा है। जी। अच्छा खालिद साहब, ट्रंप की मकबूलियत की अगर हम बात कर लें तो वो कम होकर सिर्फ 36% तक रह गई है, और अगर हम देखें दूसरी तरफ तो 61% अमरीकी भी ईरान से जंग के मुखालिफ नजर आते हैं। क्या ये रद्द अमल अमरीकी सदर को ईरान के साथ डील करने पर मजबूर कर रहा है? कोई सेफ एग्जिट ले सकता है अमरीका? उज़ैर, एक प्रेशर नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप पर। जाहिर है पूरी दुनिया उनको ब्लेम कर रही है कि दुनिया एक चैन से सो रही थी या कारोबार कर रही थी। मिडल ईस्ट में देखें क्या कारोबार था, जरा विजुलाइज करें यूएई, दुबई और इन मुल्कों में क्या कारोबार का लेवल था और अब कहाँ है और किसका कसूर है। इसका मतलब है कि एक ऑफेंस, एक स्ट्राइक और एक जंग का कसूर है जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बटन से चली है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप अगर ये कहते थे मैं एक बटन की सबको मार दे दूंगा ईरान को, तो फिर अब जिम्मेदारी लें कि दुनिया जो कुछ हो रहा है वो उसी बटन की वजह से हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, अगर वो बटन काम कर जाता और पॉजिटिव रिजल्ट आते तो दुनिया शाबाश देती कि जनाब बहुत जबरदस्त काम कर दिया आपने। किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव हुआ? ना अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना मिडिल ईस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू। तो किसकी जीत हुई है? सबकी जब हार हो रही है तो हमें रियलाइज करना चाहिए कि ये कोई कामयाब स्ट्रैटेजी नहीं थी। ईरान से वो कहीं ज्यादा बेहतर डील ले सकते थे, उसको डरा कर या एक यूज, जैसे मैंने कहा ना, पावर टू हर्ट शो करा के, नॉट मैनिफेस्ट या एग्जीक्यूट करके। अब उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया, अब वक्त डिसाइड करेगा कि ईरान के पास पावर टू हर्ट लेने के बाद, हिट लेने के बाद अब देने को क्या है, और वो अभी मुझे कुछ नहीं लग रहा। यानी मारने से डराना बेहतर होता है हमेशा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि उसको कैपिटलाइज कर लेते तो मुझे लगता है ईरान से आज की निस्बत 4 हफ्ते पहले बेहतर डील मिल सकती थी। अच्छा खालिद साहब, मुज़ाकराती अमल से कतर का पीछे हटना किस कदर अहम है? क्या खलीजी ममालिक इस जंग में बराह रास्त फरीक बनने से खौफजद हैं? आपको क्या लगता है? हम देखिए, बुनियादी तौर पर इंटरनल प्रेशर बड़ा मैटर करता है। जो मिडिल ईस्ट के ममालिक में जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ है, जो होटलिंग बंद हुई है, टूरिज्म खत्म हो गया ऑलमोस्ट, जो आप एयरलाइनों का बिजनेस देखें 56,000 फ्लाइटें तो तकरीबन 3 हफ्ते में कैंसिल हुई हैं। ये रेवेन्यू लॉस होता है। और सिर्फ जहाज सिर्फ लैंड टेक ऑफ नहीं करते, वो अपने साथ मिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस लाते हैं। वो होटलिंग की, टूरिज्म की, रिक्रिएशन की इन्वेस्टमेंट लाते हैं। तो जब ये सारी चली जाए तो इंटरनल प्रेशर, जाहिर है जो लोग हैं वहां रहते, वो अपनी हुकूमतों से जरूर पूछेंगे कि हमारा क्या लेना देना था इस जंग से जो हम सफर कर रहे हैं। तो एक इंटरनल प्रेशर बहुत बिल्ड हुआ है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता एक एलिमेंट ऑफ रियलाइजेशन जरूर होगा। रीथिंकिंग करें या रीवैल्यूएट तो बाद में करेंगे, कम से कम रियलाइजेशन जरूर आ चुकी है कि हमने टेक ऑफ क्या किया। और ईरान ने आज ही सुबह कहा है कि ये सारे के सारे बेसिस सिर्फ इजराइल को डायरेक्टली प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ बुलाए गए थे। तो आप खुद ही देखिए कि अमेरिका ने क्या खोया, आया सिर्फ इजराइल का हॉस्टेज बन के, क्रेडिबिलिटी भी लूज की। इजराइल भी इस खुश नहीं हुआ क्योंकि उसको तो वो डील ही नहीं मिल रही, और अमेरिका खुद भी एम्बैरेस। बिल्कुल ऐसा ही है, अमेरिका खुद भी एम्बेरस हुआ है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। और जिस तरह से हमने देखा भी, और हम तो गिरते ही आ रहे हैं कि बगैर किसी प्लान के जंग शुरू हुई थी, और क्या खोया क्या पाया में तो यही सूरत हाल है कि अमेरिका अब अकेला रह गया है और इसराइल को सपोर्ट करता करता मेरे ख्याल से अब तो वो भी गठजोड़ टूटता नज़र आ रहा है। और पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं वो हार वाला सिलसिला ही है, कोई जब जीता ही नहीं, कोई बाजी जीतने वाली सीन ही नहीं नज़र आ रहा, तो बड़ा ही लॉस है। और मईशत के हवाले से भी हम देखें, सिर्फ इन ममालिक का नहीं है जहाँ पर जंग चल रही है या जहाँ पर हमले हो रहे हैं, बाकी दूसरे ममालिक भी सफर कर रहे हैं। और आप हमें ही देख लें, पाकिस्तान को ही आप देख लें कि कितना डायरेक्टली जो है वो मुतासर हो रहा है। और पेट्रोल प्राइसेस आप देख लें, उसके बाद अब मिनी लॉकडाउन की बातें सुन रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम की बातें सुन रहे हैं, इस तरह की तजावीज़ भी सामने आ रही हैं जिन पर इम्प्लीमेंट भी हो सकता है अगर ये सूरत हाल बेहतर ना हुई। तो अब देखते हैं कि कोई मुज़ाकरात जो हैं क्या वो हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मुज़ाकरात की जो बहल है वो मंडे चढ़ती भी है या नहीं चढ़ती, अदरवाइज जो है वो फिर मुश्किलात ही हैं पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। और उज़ैर, लोग कहते हैं कि उम्र सिर्फ एक हिंसा है, लेकिन कराची के वेल्डर नसीमुद्दीन ने इस जुमले को हकीकत का रूप दिया है। और 74 साल की उम्र जहां लोग आराम करने का सोचते हैं, वहां नसीमुद्दीन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की हैट्रिक मुकम्मल कर ली है। बिल्कुल वहम और हैरत की बात यह है कि हाथ में कच्चा अंडा पकड़कर 38 मार्बल टाइल्स को तोड़ना कोई आम बात नहीं। ये जिस्मानी ताकत से ज्यादा ज़हनी तवज्जो और महारत का काम है।
नसीमुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जान लेते हैं कि ये रिकॉर्ड कैसे मुमकिन बनाया और ख्याल आया। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो नसीम साहब, 74 साल की उम्र में आपने एक मुश्किल रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया है। आपकी फिटनेस का राज क्या है और किस तरह से आप इसकी मशक करते हैं? असल में देखें, जो है वो वालिद साहब जो है वो वेल्डिंग का काम करते हैं, तो इनका हाथ जो है वो पहले से जो है ना वो बहुत मजबूत है। अच्छा। तो मुझे इनके हाथ को तो बेसिकली मजबूत नहीं कराना था। जैसे अभी आपने इंट्रो में जिक्र किया था कि जो है हाथ को के अंदर बेसिकली अंडा पकड़ के बेसिकली उसका कंट्रोल कैसे करना है अंडे को, और हाथ तो टाइल को कहाँ पे मारना है कि अंडा भी ना टूटे। तो सही। बेसिकली इनको फोकस की प्रैक्टिस करवानी थी, तो वो फोकस की प्रैक्टिस इनकी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। और मेहनत तो इनसे आप जितनी मर्जी करवा लें, क्योंकि सारा दिन ये वेल्डिंग का काम करते हैं, लोहे के गेट बनाते हैं, जालियां बनाते हैं। तो इनका स्टेमिना और इनके हाथ की जो पावर है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। इसी वजह से इनका ये तीसरा आलमी रिकॉर्ड है जो गिनीज ने मंजूर किया है। तो बस यही मेहनत थी, फोकस थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ये माशाल्लाह पाकिस्तान के ओल्डेस्ट पर्सन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह, पूरी फैमिली इतने रिकॉर्ड्स बना रही है, ये इतने रिकॉर्ड मुमकिन कैसे हो पाते हैं? हमें भी कोई टेक्निक बता दें ताकि हम भी कोई रिकॉर्ड बना सकें। असल में देखें, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है ना वो बहुत सारे आलमी रिकॉर्ड जो है ना वो ऑलरेडी मौजूद है। तो आपको रिसर्च करनी पड़ती है। अब मैं क्योंकि मार्शल आर्ट का खिलाड़ी हूँ, तो मैं मार्शल आर्ट से रिलेटेड जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं उनको अपनी नजर में रखता हूँ। तो मेरा जब मैंने 12 साल पहले आलमी रिकॉर्ड बनाए थे, स्टार्ट किया था मैंने, तो मेरी यही तवज्जो थी कि पहले मैं खुद आलमी रिकॉर्ड मैंने बनाए, 3 आलमी रिकॉर्ड मैंने बनाए। तो उसके बाद जब चौथा और 5वां आलमी रिकॉर्ड जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था, तो मेरे 2 शागिर्द भी मेरे साथ आलमी रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर रहे थे। तो फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 156 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए। तो फिर इस तरह मैं अपनी फैमिली को लेकर आया, फिर और मजीद स्टूडेंट्स को मैं सामने लेकर आया। तो फिर मैंने अपने वालिद के अंदर ये टैलेंट देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 50 साल से जो है वो वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। तो इनका हाथ बहुत ज्यादा मजबूत है, ठीक है। इनका हाथ की जो पावर है वो मैं अब आपको यहाँ पे तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हम वीडियो में देख सकते हैं। वही जो इनका जो टैलेंट था बस उसको मैं सामने लेकर आया हूँ। मैंने कोई इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की है, वो 50 साल से ऑलरेडी इस चीज की मेहनत कर रहे थे। राशिद, अब ये इनके हाथ की मजबूती है कि आप भी मार्शल आर्ट्स के माहिर बन गए हैं। हमें ये भी जरा साथ साथ बता दें कि ये जो रिकॉर्ड कायम किया जा रहा होता है, लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, कौन ऑब्जर्वर होता है, कौन जो है वो वीडियो जो है वो बना रहा होता है, और इसको बाकायदा हम देख रहे हैं कि एविडेंस भी कलेक्ट किए जा रहे होते हैं। ये सारा प्रोसेस किस तरह से होता है और फिर इसकी एक्सेप्टेंस किस तरह से होती है? देखने वालों को ये भी बताइएगा अगर वो भी कोई गैर मामूली सलाहियत के हामिल हैं या रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो। बहुत अहम सवाल है आपका। और बेसिकली देखिए, कोई भी जो आप नया काम अगर आप कर रहे हैं ना, तो वो जरूरी नहीं है कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो। तो मुझसे बहुत सारे लोग जो है वो ये राब्ता करते हैं कि वो कहते हैं कि जी हम ये काम कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं। बेसिकली वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल नहीं होते। जब आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो फिर आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई करते हैं, फिर आपको गाइडलाइन मिलती है जिसका टाइम होता है 3 से 4 महीने किसी भी एक रिकॉर्ड के लिए। तो अगर हम मार्बल टाइल की बात करें तो ये कितनी बड़ी होगी, कितनी मोटी होगी, कितनी पतली होगी, कौन सा मार्बल आपने यूज करना है, ए ग्रेड मार्बल है, बी ग्रेड मार्बल है, उसकी आपको सारी सर्टिफिकेशन आपको देनी है। उसके अलावा फिर आप इवन के हालांकि एक एग बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन उसकी भी आपको सर्टिफिकेशन देनी है कि आपने एग कहाँ से खरीदा है, ये हैंड एग है या कोई और एग तो नहीं है इसको। मतलब बहुत सारी सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है। फिर उसके बाद ये हम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के जो मयार है उसके मुताबिक जो ज्यूडिकेटर्स है, फिर हम उनको बुलाते हैं। उनके के बाद ये सारे वीडियोस बनती है तकरीबन 4 से 5 एंगल्स में, और फिर इसके बाद वो सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बाद और उस रिकॉर्ड बनाना ज्यादा हमें कई तो मर्तबा आसान लगता है, एविडेंस कलेक्ट करना जो है वो ज्यादा मुश्किल लगता है। और उसके बाद फिर हम जो है वो ये लंदन हेडक्वार्टर भिजवाते हैं। तो वहां से तकरीबन 3 से 6 महीने लगते हैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को अप्रूव होने। तो ये इसका सिंपल सा प्रोसेस। अच्छा, ये प्रोसेस हाँ सिंपल नहीं है, टेक्निकल है काफ़ी। अच्छा राशिद, ये तो आपने बता दिया कि इतना प्रोसेस होता है, फिर अप्रूव होता है, फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। इस सारे दौरान ये जो प्रैक्टिस होती है, ये कितना टाइम टेकन प्रोसेस होता है? कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए आपकी कोई भी टेक्निक है, कोई भी सलाहियत है, उस पर इन्वेस्टमेंट कितनी है, प्रैक्टिस कितनी देर करते हैं आप लोग? देखिए, अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें, अगर कोई बंदा नया शख्स होगा और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना शुरू करेगा तो पहले तो वो गिनीज में अप्लाई करेगा। जब उसके बाद उसकी शराइत आ जाएंगी तो उसके बाद फिर वो प्रैक्टिस करना शुरू करता है। लेकिन क्योंकि मैं 156 तो मैं इंडिविजुअल बना चुका हूँ और मेरी एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह 200 आलमी रिकॉर्ड पूरे होने वाले हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा तजर्बा है। तो हम लोग पहले से ही प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। जैसे ही गिनीज की तरफ से गाइडलाइन आती है तो हम फौरन अटेम्प्ट
अटेम्प्ट की तरफ चले जाते हैं। लेकिन सम टाइम इतनी ज्यादा कड़ी शराइत होती है कि हम 6-6 महीने तक जो है वो शराइत हम पूरी नहीं कर पा रहे होते। हालांकि हमारी प्रैक्टिस होती है कंप्लीट, लेकिन पाकिस्तान में सर्टिफिकेशन हासिल करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। किसी इदारे को अगर हम कह दें कि यार हम कंक्रीट ब्लॉक तोड़ना चाहते हैं, हम जो है वो ये फला चीज यूज करना चाहते हैं, हमें इसकी आप जो है ना बकायदा इनवॉइस दे दें या आप इसकी जो है ना हमें सर्टिफिकेशन कर दें, तो वो घबरा जाता है। अभी मुझे एक आयरन रॉड का के मुतालिक एक रिकॉर्ड ब्रेक करना है। मैं 3-4 कंपनीज से राब्ता कर चुका हूँ, उनसे मैंने सर्टिफिकेशन मांगी है कि यार ये किस मयार का जो मिल्ड स्टील आप मुझे प्रोवाइड करेंगे वो किस मयार का हो। तो वो कह रहे हैं यार आप कहीं और से ले लें। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे ना। तो वजह से वो आज तक जो आयरन रॉड से रिलेटेड जो इतने ज्यादा रिकॉर्ड है, तकरीबन कोई 10 के करीब रिकॉर्ड है, मैं आज तक वो ब्रेक ही नहीं कर सका। इसके अलावा फिर कंक्रीट ब्लॉक से रिलेटेड तकरीबन 8 से 10 रिकॉर्ड है, वो मैंने आज तक ब्रेक नहीं की क्योंकि उनकी सर्टिफिकेशन मैं करवा नहीं पाता मतलूबा कंपनियों से। तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स आती रहती है हमारे साथ वक्त के साथ साथ। बिल्कुल राशिद, ये मसाइल तो सारे अपनी जगह पर मौजूद हैं ही। आप हमें ये भी बताएं कि ये जो रिकॉर्ड है, ये जो आपके वालिद साहब ने तोड़ा है, ये इससे पहले किसके पास था? और दूसरी तरफ हमें ये भी बता दें कि फीस की भी क्या कोई चार्ज की जाती है इसकी? देखिए, अगर आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर अगर आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की कोई भी काम करते हैं तो वो तकरीबन 7 से 8 दिन का उनका प्रोसेस होता है, जिसकी अलग अलग फीस है। अगर आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो उसके आई थिंक मेरे ख्याल में शायद $600 है। अगर आप उसका रिजल्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं प्रोसेस फीस, तो वो मेरे ख्याल में $800 के करीब है, शायद कुछ ज्यादा होगी। और अगर आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नुमाइंदे को पाकिस्तान बुलाते हैं तो उसकी जो इस वक्त जो फीस है वो $10,000 है एक रिकॉर्ड को मॉनिटर करने के लिए, जबकि उसमें टिकट वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज है, टिकट है या जो भी उसकी यहाँ पे रिहाइश होगी या अकोमोडेशन होगी, वो सब की सब जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को आप खुद पे करेंगे। अच्छा राशिद, लास्टली ये तो आपने बता दिया कि क्या एक्सपेंस होता है, ये भी बताइएगा इन रिटर्न क्या पर्क्स और प्रिविलेजेस होते हैं ताकि जो रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं वो फिर खुशी से आगे आए, मोटिवेशन भी तो हो ना कोई। देखिए जी, सिर्फ खर्चा ही खर्चा होता है। ये बेसिकली पाकिस्तानी हुकूमत का काम है, पाकिस्तान के इदारों का काम है, स्पोर्ट्स के इदारों का काम है कि वो हमें जो है वो प्रमोट करें। हमने एक वर्ल्ड अचीवमेंट हासिल कर ली है, हमने एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की अचीवमेंट हासिल की है। ठीक है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे 18 शागिर्द हैं, मेरी वाइफ है, मेरे फादर आपके सामने बैठे हुए, सब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। लेकिन हमें एक मरतबा भी कभी किसी हुकूमती नुमाइंदे ने आज राशिद साहब, हम तो यही चाहेंगे कि हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो आपसे राब्ता करें, आपकी मदद की जाए, क्योंकि आपकी एकेडमी जो है वो 200 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो पूरे करने और इस हदफ को हासिल करने में आपका जितना भी साथ दिया जाए वो काम है। बहुत शुक्रिया, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं, जबरदस्त एफर्ट्स भी। और ये थोड़ा सा मायूस कुन है कि कोई इतनी एफर्ट कर रहा हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हो, तो बदले में वाकई कोई मोटिवेशन होनी चाहिए। और जितनी मेहनत और लगन से और इतनी उम्र में, मतलब 74 साल की उम्र में इतना ताकत का इस्तेमाल, महारत का इस्तेमाल, टेक्निक्स का इस्तेमाल, बड़ा ही ज़बरदस्त काम है। ऐसे ही जारी रखिएगा, हमारी तो दुआएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बात कर लेते हैं एयरपोर्ट्स के हवाले से। जी, बहुत अफरा तफरी का आलम है और कोई जद्दा जाना चाहता है तो किसी की दुबई में जी मुलाजमत ख़तरे में है। और गुज़श्ता रोज़ मशरिक़ वस्ता की 35 और अंदरूने मुल्क 8 परवाज़ें मनसूख होने से हज़ारों ख़ानदान मुतासिर हो रहे हैं। पेशावर से दोहा, रियाद, दुबई और अबू धाबी, शारजा की जी 12 परवाज़ें गैर शेड्यूल हुई हैं। इसके अलावा कराची, इस्लामाबाद और लाहौर की 4-4 परवाज़ें मनसूख की गई हैं। कराची, बहरीन, बगदाद, दोहा, शारजा, अबू धाबी, दुबई की 12 परवाज़ें मनसूख हुई हैं। लाहौर से कुवैत, जद्दा, शारजा, दोहा, बहरीन, दमाम की 10 परवाज़ें, इस्लामाबाद से जद्दा, दोहा, रियाद, नजफ़, कुवैत, दुबई की 11 परवाज़ें मनसूख हुई हैं। और इंतज़ामिया की जानिब से कोई वाज़े जवाब ना मिलना मुसाफिरों के लिए मज़ीद अज़ियत का बायस बन रहा है। दुबई से हमारे नुमाइंदे इमरान यूसुफ ज़ई हमारे साथ हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो हमें बताइए कि क्या खलीजी ममालिक की एयरलाइंस ने पाकिस्तान के लिए अपना ऑपरेशन महदूद कर दिया है? जी, यकीनी तौर पर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत तमाम खलीजी ममालिक जो हैं इस वक्त एक हमले की जद में और मुख्तलिफ जो है वो हालात और स्पेकुलेशन जो हैं वो हो रही हैं। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो यकीनी तौर पर पूरी दुनिया इससे डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है, लेकिन खास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात पर अगर हम हमले की बात करें तो ईरान की जानिब से सबसे ज़्यादा मिसाइल जो है वो दागे गए हैं यूएई के ऊपर, इसराइल से भी ज़्यादा जो है वो हम दागे गए हैं। तो इस सिचुएशन को देखते हुए यकीनी तौर पर इसकी जो फ़ज़ाई हदूद है वो तमाम ममालिक के लिए मुतासिर है। खास तौर पर पाकिस्तान की कोई यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है, पाकिस्तान जो है बाद रोज़ाना की बुनियाद पर फ्लाइट जो है वो ऑपरेशन होता था, यकीनी तौर पर वो मुतासिर हुआ है।
सही। अच्छा इमरान, मशरिक़ वस्ता की 35 परवाज़ें मनसूख होना कोई मामूली बात नहीं है, इसके पीछे असल वजह क्या बताई जा रही है? जी बिल्कुल, असल वजह तो यही है कि जो सिचुएशन है, वो हालात जो है वो गैर मामूली क्योंकि अभी जब मैं ऑफिस आ रहा था तो अभी 5 मिनट कबल भी मैंने हवा में जो है वो एक धमाका सुना है और यकीनी तौर पर ये सिचुएशन जो है वो आम लोगों के लिए और इस सिचुएशन में फ्लाइट्स ऑपरेशन को बहाल रखना मैं समझता हूँ एक अपनी ज़ात में, अपनी नौयत में एक नया और एक चैलेंजिंग फैक्टर है क्योंकि और एक और बात बताऊँ, आपने पहले बात की कि लोग जो है वो खौफ में है और लेकिन मैं अब जब ऑफिस आ रहा था तो हमें सबसे पहले जब धमाका होने लगता है तो उससे पहले एक मैसेज जो है वो हमारे मोबाइल फ़ोन पे हमें रिसीव होता है और उसमें बताया जाता है कि आपसे कुछ देर बाद जो है वो इंटरसेप्ट किया जाएगा, जो मिसाइल्स हैं वो ईरान की तरफ से आ रहे हैं। तो उस जैसे ही वो इंटरसेप्ट हो जाता है तो उसके फौरी बाद हमें एक और मैसेज रिसीव होता है कि तमाम चीज़ें जो है वो नॉर्मल होगी और आप अपनी सेफ सिक्योर जगह से निकल के अपने कामों और बाकी मामलों में बिजी हो सकते हैं। सही। अच्छा इमरान, हमें ये भी बताएं कि पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा है और मशरिक़ वस्ता की फ़ज़ाई हदूद के जो तनाव का जो ऑपरेशन है उसको अगर हम देखें तो किस कदर जो है इसको मुतासर कर रहा है ये सब? और यकीनी तौर पर ये खास तौर पर जीसीसी कंट्रीज हो गए और उसके साथ साथ जब लाजिम बात है जब फ्यूल और ये चीज़ें जो हैं जब फ्लाइट्स ऑपरेशन बहाल नहीं जी हुआ है कि ईरान की जानिब से फिर हमला किया गया, उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर, यकीनी तौर पर इससे जो है तमाम ममालिक जो है वो असर होंगे और जीसीसी कंट्रीज जो है यकीनी तौर पर उनकी टूरिज्म पर, खास तौर पर अगर हम दुबई की बात करें, ये पर टूरिज्म इंडस्ट्री, यहाँ पे होटल इंडस्ट्री है, लेक्सस गाड़ियाँ होती हैं, तो डायरेक्टली मैं अगर आपको सीधे अल्फाज में कहूँ तो 3 इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर यूएई में जो है इससे डायरेक्टली इफेक्ट होंगी, लेकिन ओवरकम किया जाएगा जब जो लोग जा रहे हैं उनको पैगामात दिए जा रहे हैं, उनको गिफ्ट दिए जा रहे हैं कि आप अभी फिलहाल तो जा सकते हैं लेकिन आप वापस आएंगे तो हम आप इसी दिल के साथ वेलकम करेंगे। अच्छा इमरान, हम देखते हैं सोशल मीडिया के थ्रू भी और वैसे भी जो इतलात आ रही हैं वो इसी तरह की हैं कि जी वहाँ सूरत हाल बहुत ख़राब है और प्रॉपर्टी रेट्स जो हैं वो बहुत गिर गए हैं। ऑन ग्राउंड वहाँ रियलिटी क्या है? ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला कितना जो है वो मुतासर हुआ है? क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, ये पहले दिन से हमने ये खबरें सुनी और इसके बारे में जब हमने थोड़ी तफ्तीश की और जानने की कोशिश की कि हम बायर बनकर हम खरीदारों के पास फ़ोन्स कॉल की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ में, तो आप यकीन करें कि इस वक्त प्लॉट्स वगैरह, अपार्टमेंट वगैरह अवेलेबल ही नहीं है, सेलर्स अवेलेबल नहीं है, बायर बहुत ज़्यादा है मार्केट में। लेकिन सिचुएशन जो है वो उस तरह नहीं है यकीनी जो दिखाई जाती है, ये जो यहाँ से दूर बैठे हुए लोग देख रहे हैं। तो यकीनी तौर पर यूएई जो है वो लाइफ स्टेबल है। खासतौर पर मैं दुबई की बात करूँ, जैसे मैंने बताया कि मैं अपने घर से ऑफिस की तरफ आ रहा था तो हमें एक थ्रेट आया कि मिसाइल आ रहा है और उसके चंद मिनट के बाद ही वो जो है वो क्लियर हो जाता है। तो प्रॉपर्टीज जो है फिलहाल तो रेट स्टेबल है, लेकिन ये तमाम बिल्कुल ठीक है। यानी आप बता रहे हैं कि बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से आगाह भी कर दिया जाता है कि जो भी सूरत हाल है अटैक की सूरत में, और फिर लोगों को बताया जाता है कि जनाब आप महफूज जगहों पर चले जाएं। और जब इस तरह के मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो जाते हैं तो तब भी लोगों को बता दिया आप अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं। इमरान यूसुफ से बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और यकीनन जो है वो परवाज़ें मनसूख भी हो रही हैं, मुसाफिरों को वहाँ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है और जब तक ये सिचुएशन सॉर्ट आउट नहीं होती है। वैसे टेक्निकली बनता भी यही है, जिस तरह की सूरत हाल है उसमें एक पैनिक तो क्रिएट होता है और जो सिचुएशन हम देख ही रहे हैं ओवरऑल पूरा मुल्क जो है, पूरा खित्ता जो है वो इस चीज़ से मुतासिर है। लेकिन एक बात ये ठीक है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि भाई दुबई में तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो इंटायरली डिफरेंट है। इतना भी यानी वो देखें कि वो वहाँ पर रहने वालों को कितना बाखबर रखा जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है जनाब उनकी सिक्योरिटी के लिए, और ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप जाना भी चाहते हैं तो हम आपको दोबारा वेलकम भी करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जनाब, अच्छे जेस्चर्स हैं। अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब कुछ बात कर लेते हैं चमकती स्किन की। जी हम में से हर कोई यही चाहता है कि ग्लोइंग स्किन हो, चमकदार जिल्द हो, लेकिन बेहतियाती तली हुई ग़िज़ाओं और नींद की कमी ने हम सब के चेहरों से वो कुदरती जो रौनक है ना वो छीन ली है। और अब हर कोई बस यही पूछ रहा होता है कि जी ग्लो वापस कैसे लाएं, चेहरे की रौनक कैसे वापस लाएं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और अक्सर लोग जल्दबाजी में इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं अपनी स्किन के साथ कि जनाब जो कोई रही सही कसर होती है वो भी निकल जाती है, जो कोई मॉइस्चर होता है स्किन के अंदर, वो जो हेल्थ होती है आपकी स्किन की वो भी तबाह हो जाती है। तो जनाब आज हम यही बात करेंगे कि किस तरह कुदरती तरीक़ों से हम आपकी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। इस पर आज बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में
नामवर हर्बलिस्ट नईमा आपा ने जो हमें बताएंगी कि केमिकल से दूर रहकर कुदरती तरीके से आप अपनी स्किन को दोबारा कैसे ग्लोइंग और शाइनी बना सकते हैं। आपा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। सबसे पहले तो हमें बताएं कि मेकअप जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट सभी कर रहे होते हैं, उससे जो मनफी असरात आते हैं आपकी स्किन के ऊपर, आपकी स्किन जो डैमेज हो रही होती है, उसको अब रिकवर कैसे करना है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बात का आगाज़ यहाँ से करूँगी कि जब भी कोई इवेंट आता है ना, कोई ईद आ रही है, कोई शादी आ रही है, तो हम स्किन केयर के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा तवज्जो देते हैं और फिर जैसे ही वो इवेंट गुजरा, चाहे वो ईद गुजरी, तो हमने फ़ौरन से उसको छोड़ देना है। सबसे पहले तो आप लोग ये बात नोट कर लें कि आप लोगों ने किसी भी केयर को, चाहे वो आप इंटरनल कर रहे हैं, चाहे आप एक्सटर्नल कर रहे हैं, आपने एकदम से छोड़ना नहीं है। ठीक है। जो एकदम से छोड़ते हैं ना, उसके नतीजे बुरे होते हैं। ठीक है, आप स्लो डाउन करें, ठीक है, ताकि आपकी स्किन टेक्सचर जो है वो अपनी जगह पे वापस आ सके। अब दूसरी सेकंड ऑप्शन जो आई थी, सेकंड मेरे पास जो क्वेश्चंस आए थे, भरा पड़ा जो इनबॉक्स, वो ये होता है कि कुछ खवातीन, अभी रमज़ान गुजरा है, तली हुई चीज़ें खाई, वो अपनी जगह पे, ठीक है, हमने अपना इंटरनल ख़राब किया, लेकिन कुछ खवातीन ऐसी थी कि जिन्होंने सारे महीने तो चूल्हे पे काम किया, स्किन सही जलाई, और फिर चांद रात को निकल के खीर, शीर खुरमा वगैरह सब कुछ बनू के चांद रात को गई और तेज ब्लीच लगवा ली। ठीक है ना। अब उनका जो हाल है ना, असल बात उन पे करने वाली है। ठीक है, असल बात उन पे करने वाली है, जो स्किन जलवा ली है। एक टाइम के लिए तो आप पिंक हो गए हैं बिल्कुल, ठीक है, एक्चुअली आपको पता नहीं कि आपकी वो लेयर उतर गई है। ठीक है, आपने अब अपनी लेयर को कैसे करना है? सबसे पहले मुफ्त जो एक चीज़ है, मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि स्लोगन बैक टू नेचर है, कि आप पानी पिए। स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, और वो ऐसा ऑर्गन है कि जो रिपेयर हो जाता है। लोग समझते हैं कि रिपेयर नहीं होता, इस चक्कर में क्या करते हैं, और कुछ लगा लेते हैं, फिर और कुछ लगा लेते हैं। तो मेरा मशवरा ये कि एक तो पानी ज्यादा पिए। पानी के अंदर आप पुदीना थोड़ा सा, नॉर्मल पानी जो है ना, आपका कूलर जो है ना, सब घर वालों को पिलाएं। जो आपका पानी का कूलर है ना, उसके अंदर आप थोड़ा सा पुदीना और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दें। ठीक है। आप यकीन माने, सारे घर वाले जब पियेंगे, आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई होगी उस चीज से जिसका कि आपने जिक्र किया कि समोसे, पकोड़े, तली हुई चीजें, और फिर अब दावतें। ठीक है ना, अब फिर अब दावतें जो खाई हैं, ईद मिलन पार्टियां चल रही हैं, ईद मिलन पार्टी अभी भी चल रही है, वो तो हाँ, अभी शादियों का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो मैं आज आप लोगों के लिए दो एक ऐसे टोटके लेके आई हूँ। देखिए, टोटके अपनी जगह पे, रेमेडी अपनी जगह पे। टोटका तो आप लोगों को ये है कि आप लोग पानी पिए ज्यादा से ज्यादा, और किसी भी केयर को, इंटरनल एक्सटर्नल, किसी को भी फौरन से छोड़े ना। ठीक है, ये स्पेशल टोटका है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी आज कि मैं ये स्पेशल ऑयल्स लेके आई हूँ। इसके अंदर है 50% तिल का तेल, काले तिल का तेल। ठीक है, इसके अंदर 10% है ऑलिव ऑयल। ठीक है, 10% मैंने इसके अंदर डाला है जो कैस्टर ऑयल और विटामिन ई ऑयल। ये 4 ऑयल है, जैसे चार का होता है ना, इसी तरह ये 4 ऑयल है। आप अपना फेस जब वॉश करते हैं ना, फेस वॉश करने के बाद वेट स्किन के ऊपर, जिनकी स्किन जल गई, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है ना, वेट फेस के ऊपर आपने, गीले फेस के ऊपर आपने इसका मसाज इतना करना है कि आपकी स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाए ये अच्छे तरीके से, और ये इस तरह जाएगा जिस तरह सूखी जमीन के ऊपर हम पानी नहीं डाल देते और वो एकदम से पी जाती है। ये तेल स्किन जो है इस तेल को इस तरह पिएगी, क्योंकि उसका मॉइस्चर आपने खत्म कर दिया ब्लीच लगवा के। वो जो स्किन जल गई है ना, तो ये उसका सोल्यूशन है। ठीक है, ये 4 तेल आपने ले लेने हैं, इनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके बस आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखे, साइड टेबल पे रखे, हाथों पे, पाँव पे। मैंने खवातीन को देखा कि हाथों की जिल्द एवरी टाइप ऑफ स्किन, मतलब हर एवरी मेहंदी ने भी जलाई है हाथों की स्किन, मेहंदी भी मेहंदी भी। इसीलिए आप लोगों ने बहुत कम मेरे हाथों में, क्योंकि मुझे मेहंदी से ना बचपन में एलर्जी, अब मुझे ये कि मैंने लगानी नहीं है बस। ठीक है, जिस चीज से आपको एलर्जी, पता चल गया आपकी स्किन नहीं आपको पता चल गया, मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, लेकिन जिस चीज के बगैर गुजारा हो तो आप करें। इवन आपा हर्बल मेहंदी भी दूसरी हो जाती होगी, लेकिन मैं अपना वैसे एक एक्सपीरियंस बता रही, जिस चीज से आपका बैड एक्सपीरियंस एक ठहरा तो आप थोड़ा सा उसे अवॉइड कर लें, तो कोई बात। तो देखिए, ये आपकी ऑल टाइप ऑफ स्किन, खास वो टाइप ऑफ स्किन जो आपने ब्लीच लगवा के चांद रात को सही जला ली थी। ठीक है ना, बहुत ऐसे देखिए स्किन लाल और बहुत लाल और उतरे। अगली चीज जो एक मैं आप लोगों को टोनर बताने लगी, वो आपने एवरी टाइम करना है। ये अर्के गुलाब सिंपल हर जगह पे मिल जाता है। ठीक है, आपने इसके अंदर 2 चीजें करनी है, ये आपने हर वक्त करना है। हर वक्त क्या करना है कि देखिए, आपके सामने मैं लेमन इसलिए काट के लेके आई थी। आपने अर्के गुलाब के अंदर ये लेमन के चंद ड्रॉप, ठीक है, ये भी उस झुलसी हुई स्किन को, देखिए, हालांकि लेमन अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो आपकी स्किन मजीद जल जाएगी, लेकिन आपने अर्के गुलाब डालना है। इसके अर्के गुलाब के साथ आपने, जो मैं कह रही हूँ, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपने दालचीनी का टुकड़ा डालना है। तो इसी तरीके से आपने अपनी स्किन को, ठीक है,
दोबारा से रिपेयर करने के लिए आपने ये अर्के गुलाब का एक टुकड़ा आपने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब ये पक्का इसके अंदर पड़ा रहेगा, ठीक है ना। आपने करना ये है कि इसको डाल के जब तक ये खत्म नहीं हो जाता आप इसको रीफिल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके बस इतनी ड्यूरेशन तक। अब ये आपका मेकअप टोनर भी बन गया और आपने हर वक्त करना है जिनकी स्किन डैमेज हो गई है, ठीक है, जिनकी स्किन डैमेज होगी। लेकिन मैं एक बात जरूर करूंगी कि जब भी आप मेकअप करें, जब भी आप मेकअप उतारें, जब भी आप वजू करें, हर वजू के बाद हर वक्त आप इसका स्प्रे करेंगे ना, तो आपकी जो लाइट पिगमेंट है ना, जो लाइट पिगमेंट आ गई है, जो स्किन जल गई, स्किन जलने के बाद वो लाल और फिर काली और फिर क्या होता है कि पिगमेंट छोटे छोटे से, हाँ वो निशान, वो जो निशान पक्के ठहर जाते हैं, इंशाल्लाह ये उस निशान को खत्म कर देगा। ये इतना जबरदस्त टोनर है, ठीक है। लेकिन लेमन के ड्रॉप जरूर हैं, क्योंकि वो एक आपको लगता है ये है कि शायद मेरी स्किन पे इचिंग नहीं होने लगी। जो इसके अंदर मैंने डाली है ना दारचीनी आपकी स्किन को फेयर भी करती है, विटामिन सी भी फेयर करता है और ये आपके जितने भी निशानात हैं उनको फेड करता है, ठीक है। अब मैं अगली चीज आप लोगों को बताने लगी हूँ, एक ऐसा मास्क कि जो आप चलते फिरते बनाएंगे और चलते फिरते ही लगाएंगे और चलते फिरते ही हसीन हो जाएंगे, खूबसूरत हो जाएंगे, ठीक है ना। ये ऐसी चीज़ है, ठीक है, बहुत ही आसान है, हर घर में मौजूद है। आप बना के इसको फ्रिज में रखें, कोई ऐसी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आप बना के अर्जेंट लगाएं, अर्जेंट खत्म करें, ठीक है ना। मेरे टोटके यही किचन से और आपका ये कितने डेज तक रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा? रिजल्ट देखें, स्किन जो है वो रिपेयर एटलीस्ट 1 वीक लगेगा, ठीक है ना, एटलीस्ट 1 वीक लगेगा। ये बिल्कुल ना सोचे, देखिए फिर वही केमिकल वाली बात, उसने केमिकल के चक्कर में, गोरा होने के चक्कर में तो रातों रात रंग गोरा करवाया था, ठीक है ना, वो स्किन जला ली थी। हर्बल का पता है क्या, आयुर्वेदा का पता है क्या, वो टाइम टेकिंग होता है, ठीक है, फ्रेंडली है लेकिन टाइम टेकिंग है, ठीक है ना, बेस्ट फ्रेंड वाला हिसाब है उसका, लंबा चलता है, ठीक है ना, सही है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने ली है, हनी, ठीक है ना, ये मैंने लिया है हनी, ठीक हो गया, इतना सा। और इसके अंदर अगली जो चीज मैंने डाली है, ये लिक्विड वाली जो एलोवेरा जेल, अच्छे वाली एलोवेरा जेल, या आप कहीं से आप फ्रेश एलोवेरा जेल ले, ठीक हो गया ना। एलोवेरा जेल अगर डायरेक्ट अगर सूट करते, क्योंकि लोगों को लगाने का तरीका नहीं पता, मैं तरीका बता देती हूँ। आपने प्लांट से अगर एलोवेरा का उतार लिया है, उतारने के बाद उसको आप रिमूव करें, रिमूव करने के बाद वॉश करके आप ओवरनाइट उसको रखें, उसका जो येलो वाला पार्ट है वो निकल जाएगा। एक्चुअली एंटी एलर्जी वो होता है, वो हर स्किन पे एलर्जी कर जाता है। उसके बाद आप फ्रेश एलोवेरा जेल लगाएं, लेकिन क्योंकि स्किन जो है आपने अपनी देर तक अच्छी रखनी है, ठीक है, ये सारी केयर करनी है। साथ में आपने ये इतना जितना हनी लिया आपने उतना ही एलोवेरा ले लिया, ठीक है, फ्रेश वाला एलोवेरा। ये मैं फ्रेश वाला एलोवेरा जो है इसको मैं ब्लेंड करके स्ट्रेन करके मैं फिर रखती हूँ, ठीक है ना। ये एलोवेरा जेल मेरे पास इस फॉर्म में भी होता है, मार्केट वाला लेने का फायदा नहीं है, वो एक केमिकल होता है, उसको आइडिया ही नहीं है कि वो है कार्बोपोल होता है, केमिकल होता है कार्बोपोल, ठीक है, उसको पानी में मिक्स कर लेते हैं, वो जेल बन जाता है। वो आप बॉटल तो ऐसे बनाई होती है जैसे बनाई होती है और वो महीनों कहते चलती भी है। और जो रियल वो होती है पता है क्या, कार्बोपोल भी ठीक है, वो एक केमिकल है, वो होता है स्किन फ्रेंडली, बट ये है कि वो आप जो नॉर्मल स्किन होती है ना, आपकी हेल्दी स्किन होती है, आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, वो एक कोटिंग कर देता है, बस। असल में एक्चुअली एलोवेरा जेल ये होता है, ठीक है ना, एलोवेरा जेल। ये आपने देखे, ये एक बना के रख लिया महलूल सा ऐसे, ठीक है ना। आपने ये करना है, ये एटलीस्ट मिनिमम टाइम इसका 30 मिनट है, मैक्सिमम आपने अपनी स्किन को ज्यादा रिपेयर करना है तो मैक्सिमम 45 मिनट इसको लगाइएगा। लगाने के बाद ये देखिए इस तरह का एक आपका सीरम टाइप बन गया है, सही, ठीक है ना, एलोवेरा और हनी का आपका सीरम बन गया है। तो आपने ये सीरम हम हाथों पे भी लगाएं, फेस पे भी लगाएं, एक दफा ड्राई हो जाए आप दोबारा लगाएं, दोबारा लगाने के बाद सिंपल पानी से वॉश करें। आपने ये करना है, फिर इसका आपने मसाज करना है, मसाज करने के बाद फिर आपने ये टोनर करना है। और ये टोनर ऐसा है कि आप दिन में 3, 4, 5, 6, 10 बार करते रहे, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में आपकी स्किन जो है रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगी और आहिस्ता आहिस्ता आगे आपकी स्किन जो है वो रिपेयर हो जाएगी। आज मैंने सारा स्किन रिपेयर के ऊपर रखा था क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं। रिपेयर भी, और आपा इसके साथ साथ जो रातें जागे हैं तो डार्क सर्कल्स भी बहुत ज्यादा हो गए। हाँ, डार्क सर्कल के लिए मैं आपको बता देती हूँ सिंपल के आजकल कुकम्बर बहुत है, ठीक है। आप एक था पहले कि हम पे एक तो टी बैग्स रखते थे, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है, जो अगर किसी को सूट करता है बिल्कुल रखें, पानी का इंटेक बढ़ाएं। लेकिन मैं एक डिफरेंट एक पोटली आपको मैं बताने लगी हूँ। हाँ जी, बिल्कुल मलमल का ये कपड़ा नहीं होता है जो, बिल्कुल मलमल का जो कपड़ा होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, कुकम्बर को कद्दूकश करके आपने उसकी पोटली बनानी है, ठीक है। वो क्या है
कि या आप गोल कुकम्बर रखते हैं या आप, मैं तो कभी भी मैंने गोल कुकम्बर नहीं रखा है, कभी भी। मैं हमेशा आई शेप में काट के रखती थी, लेकिन अभी मेरी अपनी है क्योंकि दिमाग चलता रहता है कि ऐसे नहीं, ऐसे कुछ बेहतरी हो सबके लिए। तो आपने मलमल के कपड़े में उसकी पोटली बना लेनी है, ठीक है। उसका थोड़ा सा रस जो होगा वो एक्स्ट्रा निकल जाएगा, आपने वो रखना है। आपने अपनी आंखों के ऊपर आप देखिएगा कि आपका एक तो ये वाला जो काला पार्ट है ये कब होना शुरू हो जाएगा। मसाज आपने इसी का करना है, ठीक है, मसाज इसी का करना है, वो कम होना शुरू होगा। दूसरी उसकी जो एक मैंने प्लस पॉइंट देखा है, आपका वीएन क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, आपका वीएन फौरन से क्लियर होगा कि आपने ये करना है कि वो पोटलियां बना के 2-3-4 रख ले फ्रिज में रखें, फ्रीजर में ना रखें वरना स्किन जल जाएगी, डार्क सर्कल डबल बन जाएंगे, ठीक है ना। हाँ जी, फ्रिज में रखना है। नॉर्मल, क्योंकि लोग कहते हैं डायरेक्ट आइस भी लगा रहे होते हैं, डायरेक्ट आइस लगा स्किन को जला देता है ना आइस डायरेक्ट। अगर आप डायरेक्ट, हाँ जी, ज्यादा देर के लिए लगा ले, तजर्बे हुए हैं ये सारे सामने सब कुछ देखा है। तो आपने ये करना, वो पोटलियां बना लेनी है। अच्छा, वो वाली पोटली होगी कि आपने रिमूव फेंक नहीं देनी है। वो स्लाइस तो हम फेंक देते थे ना, आप उसको दोबारा रख लें। अच्छा, ठीक है, जी जी, आप उसको दोबारा रख लें। 2 से 3 दिन आप उसको इजीली चलाएं। डार्क सर्कल जो है, आप देखिएगा कि आपकी लशिज भी रिपेयर होंगी, आपकी एकदम से आपका वीएन क्लियर होगा। सिर्फ हाफ, आधा खीरा सिर्फ आपने कद्दूकश करना है, उसका जो एक्स्ट्रा एक्सेस पानी होगा वो निकल जाएगा उसी के अंदर, ठीक है। बहुत ज्यादा निकालने की जरूरत कोई नहीं, खीरे का ही पानी जहां जहां जाएगा वहां वहां खूबसूरती फैलाएगा। और अब ये तो हो गया डार्क सर्कल्स का हाल। अब जिनके आई बैग्स बन जाते हैं तो उसका क्या हाल है? ये पफिनेस जो आ जाती है, पफिनेस जो आ जाती है। देखिए, मशहूर और मारूफ एक टोटका है इसका कि आप स्पून जो है स्टील वाली वो रखें फ्रिज के अंदर, और उस स्पून के साथ ना अपना इसको प्रेस करें, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं जरा डिफरेंट बात इसलिए करूंगी कि आपने पहले कभी भी डायरेक्ट, चाहे आपने स्टील का है चाहे कोई आइस है, कोई भी डायरेक्ट कभी भी स्किन पे नहीं लगाइएगा। आपने ये करना, ये ऑयल है तो है, ठीक है, नहीं अदरवाइज कोई भी ऑयल है, ठीक है, कोई भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो आपने उस ऑयल का मसाज करना है, और इसके साथ, क्योंकि ये देखिए ना, एहतियात इसमें सबसे ज्यादा जो कमजोर है पूरे हाथ में, जो सबसे कमजोर फिंगर है वो ये वाली है, ठीक है ना। तो इसलिए आई केयर के लिए ये बताई जाती है, आपने ये करना है। और फिर कोई भी आप स्टील की चम्मच के साथ आप इस तरह करेंगे ना, उसको प्रेस करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपके आई बैग्स कम भी होंगे, और साथ में वहां से स्किन जो है वो यूं सुकड़ेगी भी नहीं। वाह वाह वाह, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया आपा आपके वक्त का, और बड़ी जबरदस्त टोटके हैं, और स्किन जी आपकी ग्लोइंग हो सकती है। जो आपने जला ली है, खराब कर ली है, ये सारे टोटके अब आपा ने कंप्लीट आपको स्किन केयर बताई है। ये सारे टोनर, सारे मसाज, और ये जो वो बनाया हुआ था मास्क आपा ने, वो बहुत जबरदस्त। हमारे डिजिटल और बिल्कुल जी, लोगों को ये मसले आ रहे थे, लेकिन आपा को आने में जरा वक्त लगा, तो आज जब आई हैं तो आपके तमाम जुमला दराज का हल जो है वो लेके आई। हमने ये वाला पहले आवाम का मसला हल करना है कि ब्यूटी फर्स्ट भाई, पहले स्किन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आगे शादियों का भी सीजन है। तो वी होप कि आपको ये सेगमेंट पसंद भी आया होगा और आप इसको यूज करेंगे, और फिर हमें अपना फीडबैक भी देंगे। अभी वक्त तो ब्रेक का, देखते रहे सुनो पाकिस्तान। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं। और क्रिकेट के मतवालों का जी इंतज़ार ख़त्म हुआ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला, पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन आज से शुरू हो रहा है। लेकिन नाजरीन को हम बताते चलें कि इस बार जो आगाज़ है वो कुछ मुख्तलिफ है। ना कोई रंगारंग इफ्तिताही तकरीब है, ना स्टेडियम में शोर मचाते शायकीन हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पहला मैच जो है वो खाली स्टेडियम में खेला जा रहा है, जो यकीनन शायकीन के लिए किसी हद तक मायूसी की खबर है। और हालात जैसे भी हों, क्रिकेट का जुनून तो कम नहीं होता ना वहाँ। और आज लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद के किंग्स के दरमियान पहला टाकरा है, और सबकी नज़रें इस नई टीम यानी हैदराबाद किंग्स मैन पर हैं। तमाम 44 मैचेस जो हैं ये सिर्फ लाहौर और कराची के अंदर ही खेले जाएंगे। तो पीएसएल का जो तराना है वो भी जारी किया गया है। तो गाना तो बड़ा धमाकेदार है, एनर्जेटिक गाना है। सुनकर ही वो क्रिकेट वाली जो है वो वाइब आना शुरू हो गई है, जोशो जज्बा जो है वो रूज पर पहुंच गया है। लेकिन वही वाली बात है कि शायकीन को ये वाली मायूसी ज़रूर रहेगी कि स्टेडियम खाली होंगे, लेकिन गाना सुन के चले इंजॉय कर लेते हैं पीएसएल के लिए। इस सारे मामले का क्या असर पड़ेगा? गाने तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन स्टेडियम खाली हैं तो शायकीन थोड़े से मायूस भी हैं। इस लीग पर क्या असर होगा, डॉक्टर नुमान न्याज से ही पूछेंगे कि इतनी सादगी के साथ पीएसएल के मैचेस का लीग और ब्रांड वैल्यू, इस पर क्या असर होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। इफ्तिताही तकरीब की मनसूखी और फिर खाली स्टेडियम में मैच, क्या इससे पीएसएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो मुतासिर नहीं होगी? आपको क्या लगता है? देखिए, आपका बड़ा अच्छा एक कंसर्निंग क्वेश्चन है, लेकिन खित्ते के हालात देखते हुए, जियो पॉलिटिक्स को देखते हुए, पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए, आई थिंक ये एक डिसीजन जो है आपके
बस क्या ऑप्शंस थे, या तो आप इसको डिले कर देते, पोस्टपोन कर देते, लेकिन आजकल एफटीपी जो है इंटरनेशनल कैलेंडर विंडो नहीं है। दूसरा, जब आपने लीग्स करवानी होती हैं तो आपको अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टार्स और प्लेयर्स चाहिए होता है, वो हर वक्त अवेलेबल होते नहीं। आप ये जरूर कह सकते हैं कि जब हम इसको ट्रांजिशन में लेके आ रहे थे PSL 11 को, दैट वाज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2025, तो शायद हमने थोड़ा डिले जरूर किया था। फिर हमने डिसाइड किया प्लेयर्स के ऑक्शंस होंगे, टीम के ऑक्शंस होंगे, बिलाखिर जो सारी चीजें सेटल हुई। लेकिन फिर वर्ल्ड कप था ICC का, तो यू हैड जो इसकी विंडो है PSL की, दैट इज जनरली फरवरी एंड मार्च, तो वो आप कर नहीं पाए। तो एक तो ये आपकी मजबूरी थी। अब अगर हम हिस्टोरिकली भी, जो आपके पाकिस्तान का नेशनल टूर्नामेंट था कायद आज़म ट्रॉफी, वो 5-6 मरतबा ऐसा हुआ है कि उसको वो ख़त्म ही कर दिया गया, रद्द ही कर दिया गया फॉर वन रीज़न और द अदर। 2 दफ़ा वॉर्स हो गई पाकिस्तान की 71-65 और कुछ और रीजंस रहे। लेकिन ये जो जब कॉर्पोरेट इंटीग्रेशन की बात आती है तो PSL एक बहुत बड़ा ब्रांड है विद इन द, आप कह दें कि टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। वो ठीक है, US डॉलर टर्म्स में जब इसकी कन्वर्जन करेंगे तो शायद इतना कंपैटिबल ना हो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी PKR ये काफ़ी, इस बार शायद $31 मिलियन तो सब्सक्रिप्शन बनेगी सिर्फ 8 फ्रेंचाइज की फ़ी जो कि PCB मसूल करेगा। और उसके अलावा 4 साल के जो है वो 36 बिलियन की 19 प्रॉपर्टी के साथ PSL के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, और उसके अलावा आपके टेरिटरी के और ग्लोबल राइट्स हैं डिजिटल के। तो एट द एंड ऑफ द डे मर्चेंडाइज होता है। हबीब बैंक एक आपका जो है वो उसका ऑब्वियसली स्पॉन्सरशिप है। सो एट द एंड ऑफ द डे आई पर्सनली फील कि आप कह सकते थे, आप फोर्स मेजोर भी लगा सकते थे। बहुत सारे लीगल माइंड ये कहेंगे कि ये फोर्स मेजोर लगाते, ये सिचुएशन किसी की बनाई हुई नहीं है, ये एक बन गई इस खत्ते में। लेकिन विदाउट क्राउड्स इम्पैक्ट तो जरूर होता है, जो आपकी ब्रॉडकास्ट फीड को इम्पैक्ट होगा, और जो आपकी एक इंटीग्रेशन होती है, कनेक्टिविटी होती है ग्राउंड में जाके। लेकिन मेरे ख्याल में टूर्नामेंट का होना एक खुशाइन चीज है, और आज ये इतना नहीं डालेगा। मुझे ये भी लगता है कि अगर आपके थोड़े से हालात कहीं आपको बेहतर होते हुए नजर आना शुरू हुए तो शायद इसी के दौरान भी कुछ सी कि आप क्राउड्स को इजाजत दे दी जाए। यानी नुमान साहब ये पॉसिबिलिटी मौजूद है, हालात बेहतर हुए तो आखिरी जो मैचेस होंगे सेमीफाइनल या फाइनल, उसमें हो सकता है कि शायकीन को आने की इजाजत दे दी जाए स्टेडियम में। ये एब्सोल्युटली, अगर देखें पॉसिबल होगा तो ये जरूर कर दिया जाएगा। क्राउड जो है वो ठीक है कि इंटरनेशनली काफी वेन हो गया है, अब आपके पास क्रिकेट बहुत कॉमन हो गई है। ICC की टूर्नामेंट हर साल हो जाते हैं, फिर एशिया कप हो जाता है, और हर चैनल पे आपको क्रिकेट नजर आती है। इंटरनेशनल सीरीज जो है वो ब्रॉडकास्ट हो रही होती है। जब से ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री फ्लरिश की है क्रिकेट की, लाउंजेस ही में बैठ के आप मोस्टली अपने टूर्नामेंट्स को देख रहे होते हैं। लेकिन स्टिल I personally feel कि जॉब वेरी वेल डन कि आप ये करवा रहे हैं। बिल्कुल नुमान साहब, इस पे भी ज़रा आपका कमेंट हम चाहेंगे कि जो हालात चल रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स है और उसके अलावा जो ओवरऑल पूरी दुनिया में हालात चल रहे हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उसके बावजूद लीग का इनेकाद हो रहा है, प्लेयर्स जो हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स मौजूद हैं, कितना पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दे रहा है कि बजाय मनसूख करने के, रीशेड्यूल करने के, इन हालात में भी पाकिस्तान जो है वो इतना सेफ है कि इस तरह की लीग का इनेकाद करवा सकता है आसानी से। देखिए, ये आपने अगेन बड़े मजे का है। आज से अगर शायद मैं 1.5 साल पहले ये ऐसी लीग होती हुई देख रहा होता अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस, तो मैं इसको कनेक्ट करता क्रिकेट के साथ। लेकिन अब तो हमारी खैर पॉलिटिकल इमेज है जो वो काफी बदल गया है। वी हैव बिकम अ मेजर post in the region, not only in the region but we are actually interacting। हमारी तो कोशिश सालसी की भी हो रही थी और बड़ा मेजर रोल हम प्ले कर रहे हैं एज अ कंट्री। तो यस, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट तो करती हैं ना जी, कि आपकी इंटरनल सिक्योरिटी की जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन है वो तो इट विल बी निप्ड इन द बड, क्योंकि आप करा रहे हैं और बहुत अच्छी वेल अटेंडेड लीग है। कब टाइम चेंज देयर माइंड्स कि उन्होंने PSL को छोड़ के अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को वायलेट, वो मुजारबानी है और दसों चाइना का है जो चले गए हैं इंडियन प्रीमियर लीग में। बट अदरवाइज आपकी तो वेरी वेल अटेंडेड लीग है दिस टाइम अराउंड। बिल्कुल नुमान साहब, ये तो बहुत ही खुशाइन बात है कि क्रिकेट को तरजीह दी गई है, और इतने खदशात होने के बावजूद भी, सिक्योरिटी के हवाले से भी हम देख रहे हैं, तो भी मैच करवाया जा रहा है। यानी कि इम्पॉर्टेंस समझी जा सकती है कि हमारे लिए क्रिकेट कितनी वैल्यू रखती है। अब मैचेस की अगर हम बात कर लें तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ 2 शहरों लाहौर और कराची में मैचेस महदूद करने से क्रिकेट
क्रिकेट फैंस पर नफसियाती असर पड़ेगा, ये पीसीबी की इंतजामी कमजोरी है या ये वाकई मजबूरी थी? देखिए मेरे ख्याल में तो ये वाकई मजबूरी है जी, बिकॉज कुछ सिटीज हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली काफी सेंसिटिव हो जाती हैं व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी और इस किस्म की सिचुएशन अगर आपकी हो, क्योंकि आपका जिस तरह एक इंटरेक्टिविटी चल रही है मिलिटरीली अफगानिस्तान के साथ, इंडिया एक एज पे है, फिर ईरान की अनस्टेबल ईरान इज वन एंड। तो अगर आप ये देखें कि पहले भी 10 गुजर गए एडिशंस पीएसएल के, वहां पे आप कह सकते थे कि कुछ नाअहली रही पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट की, कि आपने सिर्फ मुल्तान में करवाया, आपने लाहौर और कराची सेंटर्स रखे और आप नहीं लेके गए। हालांकि कोयटा की टीम पार्टिसिपेट करती है, कोयटा में कोई क्रिकेट नहीं हुई, केपीके में कोई क्रिकेट नहीं हुई, पेशावर में इतना अब तो बहुत ही अच्छा स्टेडियम बन गया, इस बार करवाना था अनफॉर्चुनेटली, लेकिन सेंसिटिव देखते हुए आप नहीं करवा पा रहे। फैसलाबाद में भी आप करवाना था, तो कराची को तो बल्कि अपने कम मैचेस इनिशियली दिए हुए थे, वो तो कराची बाय डिफॉल्ट अब ठीक ठाक क्रिकेट करवाएगा। तो आई पर्सनली फील कि आपको होम और अवे के कॉन्सेप्ट पे कहीं ना कहीं आप इवॉल्व होंगे। जैसे भी आप ड्राफ्ट सिस्टम से ऑक्शन पे तो आ ही गए ना, प्लेयर्स का फायदा तो होना हो गया। तो मेरा ख्याल नेक्स्ट यही है कि आपके होम अवे जब होंगे तो आपको इंटीग्रेट करना चाहिए केपीके को भी, कोयटा को भी। बट इस साल ये एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे जहाँ पे मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई मिसमैनेजमेंट है। ये आप ये भी जानते ही हैं कि आपके जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इज आल्सो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, तो उनसे बेहतर सिक्योरिटी सिचुएशन को कौन जानता होगा, आप और मैं तो नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल नुमान साहब, यकीनन खिलाड़ियों का भी इसमें फ़ायदा होना शुरू हुआ है। ये भी बताएं कि लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स को क्या होम एडवांटेज मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपको, और जो नई टीम्स आई हैं उनमें कितना पोटेंशियल आप देख रहे हैं? देखें, एक तो आज ही मैच खेलेगी जो टीम है, पहले मैं आपको जवाब दे दूं कि फायदा होम का। लाहौर कलंदर्स को सर्टेनली दे आर वेल एक्वेंटेड टू कदाफी स्टेडियम, और कदाफी स्टेडियम ऑलमोस्ट उनका होम ग्राउंड बन गया है ग्राउंड। सो उनको एक आप एज तो कह सकते हैं कि फेमिलियरिटी होती है एक प्लेयर की, और उनकी इतनी मेजर रीशफल भी नहीं हुई, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। कराची किंग्स की टीम इस बार अच्छी शेप में नजर आ रही है, लेकिन हैदराबाद किंग्समैन की अगर मैं टीम देखूं, ठीक है कि वो बहुत बड़ा नाम है, मानस लबुशेन उन्होंने कप्तान बनाया, लेकिन आई पर्सनली फील कि वो T20 क्रिकेट से इतना कोई रेलेवेंट नहीं है। इनका भी वही इशू है जो हम सलमान अली आगा का देखते हैं कि एन एक्सेलेंट रेड बॉल या वनडे का बैट्समैन, बट T20 में शायद वो इतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करते। लेकिन उनकी टीम में हसन खान, अगेन पाकिस्तान 19 खेले हुए अब यूएस के हैं, उस्मान खान इस लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, साइम अयूब बहुत ही एक्सपेंसिव उन्होंने लिया है, ग्लेन मैक्सवेल गोइंग टू बी वेरी, मैं ये समझता हूँ कि बड़े मजे की चीज होगी इन लो स्लो पिचेस पे ग्लेन मैक्सवेल को इवॉल्व होना, लेकिन बहुत ही मारधाड़ वाले प्लेयर हैं। आकिब जावेद, मास सदाकत है, मोहम्मद अली है, कोसल परेरा है, इरफान खान नियाजी है, देन शियान जहांगीर है, हमाद आजम है, आसिफ महमूद, से ये काफी तगड़ी आपको टीम नजर आती है, राइली मेरेडिथ भी। लेकिन जो एक एक्साइटमेंट है वो पिंकीज की टीम की है जी। वो अभी तो उनका मैच नहीं है आज, लेकिन मोहम्मद रिजवान है, उनमें सैम बिलिंग्स हैं, यासिर खान है, नसीम, रिशाद हुसैन, डैरल मिचेल, मोहम्मद आमिर, हमाद बाट, अब्दुल्ला फजल बहुत ही आउटस्टैंडिंग यंगस्टर हैं, देन डैन फॉरेस्ट, इमरान गुलाम, फवाद अली, ये तगड़ी टीम नजर आ रही है। आसिफ अफरीदी स्पिन डिपार्टमेंट भी, तो ये दो नए जो एडिशंस हैं ये अच्छे एडिशंस लगे हैं। बाकी लाहौर के अंदर शाहीन अफरीदी देखना है कि इस लेवल पे परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं। रिसेंटली T20 नेशनल्स में तो वो काफी ऐसे लग रहा था स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फिटनेस के साथ। फिर हारिस टू बी वॉच्ड, सो फखर जमान होंगे सिकंदर रजा, तो आज काफी स्टार कास्ट हमें नजर आएगी एंड really looking forward। तो आपको टीम बैलेंस लगी, आपको लगता है मतलब कि ये ठीक हुआ है जितना भी अभी आप देख रहे हैं लीग्स में तकसीम जो हुई है खिलाड़ियों की? देखें, एक तो जब आप ऑक्शन में चले जाते हैं फिर तकसीम की बात इंडिविजुअल फ्रेंचाइज की एक्विजिशन टीम्स होती हैं उन पे आ जाती है। मेरे ख्याल में पिंकी ने बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट की है। हैदराबाद किंग्समैन आपको अच्छे नजर आते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड आपको शायद इतने बड़े नाम नजर नहीं आएंगे, जब आप वैसे देखेंगे तो आप कहेंगे यार कोई इतनी तगड़ी टीम नहीं है, लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन काफी अच्छी रहती है। कराची किंग्स अगेन सलमान आगा आपको नजर आए, डेविड वार्नर है, हसन अली, अब्बास अफरीदी, साद बे, खुशदल शाह, वो आइडम जैम्पा ने ज्वाइन कर लिया। तो कराची किंग्स ऑन पेपर, तो आई पर्सनली फील के प्रॉब्लम थी प्रोसीजर्स में कि आपने डायरेक्ट साइनिंग्स और उनके चक्कर में काफी मसाइल रहे, लेकिन
ये भी पहली दफा था, तो शायद लेट अस विंक एट इट और अगले साल से देखते हैं कि और मजीद बेहतर बिल्कुल नुमान साहब, लास्टली हमें इस बात पर भी कमेंट कर दें कि ये बात बहुत हो रही होती है कि जनाब पीएसएल से टैलेंट निकलेगा, कौमी स्क्वाड में कोई जगह बनाएगा, कोई ऐसे चेहरे जो हैं वो सामने आ सकते हैं। आप क्या इस मामले में देखते हैं ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ जाविये से कि क्या पीएसएल पैमाना होना चाहिए कि कोई यहाँ पर अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको कौमी स्क्वाड में जगह देनी चाहिए? आपका तो अलमिया ये रहा जी कि जहाँ पे आप पीएसएल को शोकेस करते टैलेंट को, और आप उसको आपने तो दो छक्के मारने वालों को पीएसएल से पिक करके सोशल मीडिया से पाकिस्तान खिला दिया। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के कलर्स आपने बहुत ही मतलब आसान कर दिए। मैं ये कि शायद क्रिकेट को थोड़ा नुकसान जो है वो फ्रेंचाइज की जो स्ट्रेंथ है, उन्होंने वो इंटरफेरेंस उनकी इंटरनेशनल टीम में इंक्रोचमेंट, प्लेयर्स की फेवरेटिज्म और कुछ ऐसे प्लेयर्स जो कि प्रीमेच्योर खिला दिए गए। नो, आप क्रिकेट बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसका एक आपका प्रॉपर पाथवे होता है, टियर क्रिकेट होती है, उसके बाद उसका एक्सपोजर जो है वो ए लेवल पे होता है, ए टीम्स होती हैं, उसके बाद आप प्लास्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करें, रेड बॉल से परफॉर्म करें, 1-2 साल सस्टेन परफॉर्मेंसेस के बाद आप इवॉल्व होते हैं। अभी आपने देखा कि कुछ लड़के बांग्लादेश में खिलाए, वो सारे परफॉर्म करके गए हुए थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो काफी फर्क लग रहा था आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो ये आपको अभी आपकी मॉडर्न क्रिकेट खेलने की जो आपके पास टूल्स हैं वो भी नहीं है। काफी आप मेहनत करनी पड़ेगी डोमेस्टिक लेवल पे टू यूज कंपैटिबल क्रिकेटर्स जो इंटरनेशनली कम्पीट करें टॉप टीम्स के साथ। तो मेरा नहीं ख्याल है ये पीएसएल नहीं होना चाहिए। हाँ, जो अच्छा टैलेंट है वो शोकेस हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा टैलेंट जो है वो शोकेस होगा, लेकिन सिर्फ इसी की बुनियाद पर सोशल मीडिया पर देख के हाइप नहीं देनी चाहिए और कौमी स्क्वाड में जगह नहीं देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, और पीएसएल मेरा अरूज पर और वक्तन फ़वक्तन हम आपसे आपकी माहिराना राय भी हासिल करते रहा करेंगे। आपका तजिया जो है बहुत ज़रूरी है। तो अब जनाब जोशो खरोश जो है वो बहुत ज़्यादा है, एक्साइटमेंट लोगों को बहुत ज़्यादा है, मैचेस मज़ेदार होने वाले हैं। मैचेस मज़ेदार होने वाले हैं, लेकिन स्टेडियम खाली हैं। लेकिन आपने मायूस नहीं होना, माइट भी पॉसिबल कि जो फाइनल या सेमीफाइनल में हो तो ये अलाउ कर दिया जाए कि शायकीन आ सकते हैं और मैचेस देख सकते हैं, महजूज हो सकते हैं। लेकिन तब तक पीएसएल का सॉन्ग वैसे ज़बरदस्त है, आप सुनकर और टीवी पर मैच देखें, और कोई बात नहीं, घर में ही आप प्लान दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आप प्लान कर लें, मिलके कमेंट्री करें बैठ के, गैदरिंग, क्योंकि वैसे भी थोड़ा सा मिनी लॉकडाउन वाली बातें भी हम देख रहे हैं, सुनने में आ रही हैं, तो फ्यूल भी अफोर्ड नहीं हो सकता ना, तो ऑब्वियसली ये एक अच्छा जो था डिसीजन था। एटलीस्ट मैच खेले जा रहे हैं और प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, बट अब हम दुआ गो हैं कि परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाए टीम की, तो 4 चांद लग जाएंगे। प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि ऐसे कलमकार की जिसने कागज़ पर सिर्फ लफ्ज़ नहीं बिखेरे बल्कि जज्बात की अक्कासी की है, और जिसने उर्दू ड्रामे को घरेलू सियासत से निकाल कर शऊर और ख़ुद एतमादी के रास्ते पर डाला है। आज हसीना मोइन आपा की 5वीं बरसी है, और 20 नवंबर 1941 को कानपुर में पैदा होने वाली हसीना मोइन जब तकसीम के बाद पाकिस्तान आई तो किसी को मालूम नहीं था कि ये लड़की एक दिन पाकिस्तानी ड्रामे की पहचान बन जाएगी। उन्होंने हमें शहज़रवी सिखाई और अंकल उर्फ़ी से मिलवाया, और तन्हाइयाँ और धूप किनारे जैसे वो ड्रामे दिए जिनकी मिसाल आज भी पूरी दुनिया में दी जाती है। और हसीना आपा के ड्रामों की ख़ास बात उनके चुलबुले और बाहया किरदार थे, जिन्होंने ख़वातीन को एक नई सोच दी। उन्होंने न सिर्फ ड्रामे बल्कि नज़दीकियाँ और कहीं प्यार ना हो जाए जैसी फ़िल्में भी लिखीं, जिन्हें आज भी क्लासिक माना जाता है। और उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जब उनके ड्रामे नशर हुआ करते थे तो सड़कों पर हू का आलम होता था, और ये मंजर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि सरहद पार भारत में भी वैसा ही होता था। हसीना आपा को 1987 में तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया, जो उनकी फ़नी खिदमात का मुँह बोलता सबूत है। 26 मार्च 2021 को जब वो 79 बरस की उम्र में कराची में इस दुनिया से कूच कर गई तो उर्दू अदब का एक पूरा बाब बंद हो गया, लेकिन वो अपने नॉवेल्स, ड्रामास और मुकालमों की सूरत में हमेशा हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो आपको ये बता रहे हैं कि हम उनकी जनाब बरसी पर जब भी करें तो हम उन्हें साथ साथ खिराज अकीदत भी पेश कर रहे हैं आज के दिन। और वाकई उन्होंने जी जीना भी सिखाया, हंसना भी सिखाया, बहुत ज़बरदस्त काम किया। अब एक और जी
हस्ती की बात कर लेते हैं और कभी कभी कुछ धुनें जो हैं वो हमारे दिल की धड़कन बन जाती हैं और हम उनके सहर से भी कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। और आज 26 मार्च है, एक ऐसी शख्सियत की याद का दिन जिसने लफ्ज़ों को रूह दी और साज़ों को जी ज़बान। और हम बात कर रहे हैं जी शहनशाही मौसीकी मास्टर इनायत हुसैन की, जिन्हें हमसे बिछड़े आज 33 बरस बीत गए हैं। 1916 में अंदरूने लाहौर के तारीख़ी भाटी गेट में पैदा होने वाले इस इनायत हुसैन ने जब होश संभाला तो घर की फ़ज़ाओं में मौसीकी के सुर बिखरे हुए थे। अपने मामू से इब्तदाई तालीम ली और फिर पटियाला घराने के उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान की शागिर्दी इख्तियार की और फिर कम उम्री में जी मुंबई का रुख किया। और फिर पहली फ़िल्म हिचकोले से जो सफ़र शुरू हुआ उसने उन्हें तारीख़ का हिस्सा बना दिया। और उनकी मौसीकी की वुसअत का आप अंदाज़ा लगाइए, देखिए तो एक तरफ फिल्म नायला की रोमानवी धुनें हैं तो दूसरी तरफ मौला जट की गरजदार मौसीकी। मास्टर साहब ने तकरीबन 4 दहाइयों तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर भरपूर राज किया और 65 फिल्मों के लिए ऐसी मौसीकी तरतीब दी कि वो आज भी कानों में रस खोलती है। अनारकली, अजरा और देवर भाभी जैसी फिल्में उनके फ़न का जिंदा सबूत हैं। उन्हें उनकी बेमिसाल खिदमात पर निगार अवार्ड समेत कई एहसासात से नवाजा गया, लेकिन उनका सबसे बड़ा एजाज़ वो लाखों मद्दाह हैं जो आज भी उनकी बनाई हुई धुनें गुनगुनाते हैं। 26 मार्च 1993 को लाहौर में फ़न्ने मौसीकी का ये सूरज गुरूब ज़रूर हुआ, लेकिन अपनी धुनों की सूरत में अब वो आज भी जिंदा हैं और बहुत कम लोग होते हैं माहम, अगर हम हिस्ट्री में देखें, जो कि इस दुनिया से गुजर जाने के बावजूद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं और जनाब लोग उनकी यादें जो हैं वो अपने सीनों में लिए फिरते हैं। तो ये भी ऐसी ही शख्सियात हैं और इन्हें याद करना, इन्हें खिराज अकीदत पेश करना नहायत ज़रूरी है। अभी ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। महंगाई के इस दौर में जहां पहले ही आम आदमी की कमर टूट चुकी है, वहाँ अब गरीब के चूल्हे पर भी शबखून मारा जा रहा है। कुदरती गैस के प्रेशर में कमी ने पहले ही घरों के किचन ठंडे कर दिए थे, लेकिन अब जी एलपीजी की कीमतों ने तो जैसे आगे लगा दी। और कराची जैसे शहर में जहाँ सरकारी निर्ख 225 रुपये है, वहाँ एलपीजी 450 से 500 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। और दुख की बात यह कि इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आती है। जब हम देखते हैं कि तलब बढ़ती है तो मुनाफाखोर भी सरगर्म होते हैं और मसनूई किल्लत पैदा कर दी जाती है और फिर कीमतें जनाब आसमान से बातें कर रही होती हैं। शहरी ऐसे में दुहाइयाँ देते रह जाते हैं, लेकिन मुतबादिल ईंधन का कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो आज हम इसी संगीन मसले पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये कीमतें कहाँ जाकर रुकेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं बानी चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोखर साहब, जो हमें इस बहरान के असल हकाइक बताएंगे। इरफान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। आप इस एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। सरकारी कीमत कुछ और होती है, मार्केट में जनाब ये नहीं कि कोई छुप छुपा के कीमत हो, वो धड़ल्ले से उन्होंने लगाई होती है तख्ती के जनाब कीमत जो है ये वाली है, जो आप समझते हैं कि जनाब बस 100% फ़र्क है ये तो सरकारी रेट में और जिस पे ये दे रहे हैं बेच रहे हैं, ये इतना फ़र्क क्यों होता है? बिस्मिल्लाह, जो बात आपने की, कहते बात तो सच है, बात है रसवाई की। जैसे आप देखें, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन किया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऊपर से लेकर नीचे तक देखें, पेट्रोल को वो कंट्रोल करते हैं। कभी देखा पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा नज़र कोई ब्लैक मार्केटिंग हो रही हो, अगर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला तो उस पर अमल करना है। आर्टिकल 29 के तहत ओगरा ने पूरे पाकिस्तान में DC और AC को इख्तियार दिए हुए। आप देखें जो ऊपर से इम्पोर्ट है 70 से 80% हमारी इम्पोर्ट है। और ये नहीं है कि पाकिस्तान में गैस नहीं है, सिर्फ LNG की वजह से कुदरती गैस की शॉर्टफॉल है, लेकिन LPG का शॉर्टफॉल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट इम्पोर्टर जो है उन्होंने वाफर मकदार में गैस पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा, इस वक्त भी बिल्कुल। मैं एक बात बड़ी सादा सी कहता हूँ, बहुत से दोस्त सवाल करते हैं, मैं कहती अगर फर्ज करें कि LPG शॉर्ट हो तो जो आपको 4, 4.5, 225, 26 वाली गैस 4, 4.5 रुपये किलो मिली तो 4,000 रुपये किलो नहीं मिलनी चाहिए ना जी। तो इसके वजह बात ये, मुसलमान हमने रमजान में भी नहीं बख्शा किसी को, बर्बादी बड़ा बुनियादी नुक्ता है। देखें, बात की है कि आर्टिकल 29 के तहत अख्तियार DC और AC के पास है। आप बात ये कि उन्होंने प्राइस को मॉनिटर करना है, ऊपर से हिस्सा पेट्रोल को करते हैं, इसी तरह ऊपर से इम्पोर्ट को भी नीचे तक प्लांट तक और सार्वजनिक तक। देखे ना, ओगरा ऑयल गैस, मेरा ख्याल ऑयल पे ही फोकस है, गैस को भूल गए हैं। सिर्फ पहले हिज्जे पे जोर दिया, दूसरे पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं सर उनकी फेवर नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ कि आर्टिकल 29 जब के तहत तमाम 4-5 चीफ सेक्रेटरी के तहत ऑलरेडी तय पाया कि आर्टिकल 29 के तहत इख्तियारात AC और DC के पास होंगे कंप्लीटली, और फरवरी 2027 तक है। बात यह है कि ये सारी जिम्मेदारी मैं ओगरा की फेवर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको हकाइक बता रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी
असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की है कि जहाँ से सप्लाई चलती चेन को मॉनिटर करना उनकी जिम्मेदारी। पीरा इधर क्यों नहीं आ सकती? पीरा क्यों नहीं आ सकती? और इदारे क्यों नहीं इधर आ सकते? देखिए पीरा क्या क्यों हाथ करती नहीं है, डालते हैं यहाँ बाकी इदारे क्या करते हैं, जनाब गरीब दुकानदार को पकड़ते हैं, उसको जुर्माना करते हैं, उसको जेल करते हैं, उसकी एफआईआर करते हैं। देखिए क्या दुकानदार अपने घर में गैस पैदा करता है? जी। क्या दुकानदार जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर अपने घर में गैस तो पैदा नहीं करता है? कहीं से पैदा होती तो आती है ना। बात ये कि वहां से जब तक सप्लाई, देखो गरीब दुकानदार को पकड़ दकड़ करके ये कि चोर बाजारी का रास्ता गवर्नमेंट ने खोला हुआ। अब इरफान साहब, ये जो आप सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं, हम देखते हैं घरों में गैस अवेलेबल नहीं होती, सारा सारा दिन वैसे ही चूल्हे ठंडे पड़े रहते हैं। फिर जब एलपीजी की तरफ जाने लगते हैं, अब वो भी महंगी हो जाएगी। तो ये सिस्टम किस तरह से सप्लाई चेन जो है, और मिली भगत किसकी है, ना अहली किसकी है, मलबा किस पर डालें ताकि उसको पकड़ा जाए ना दुकानदार को अगर छोड़ भी जी। दें। मैंने देखे, मैं फिर कह रहा हूँ कि दुकानदार की जरूरत नहीं है इतनी 200-250 रुपए किलो की ब्लैक मार्केटिंग करने की। ऐसे ही है ना। जरूरत नहीं है। गरीब आदमी सिर्फ कागजी कार्रवाई को इतने दुकानदार पकड़ लिए, इतने को उन्होंने जेल कर दी, इतने को दुकानें सील कर दी, ये कोई हाल नहीं है। गरीब आदमी की देखिए कोई ताकत, आपने कभी सुना कोई ताकतवर बंदे को भी पकड़ा गया हो? बात ही कि मैं फिर कह रहा हूँ, खुदारा गरीब आदमी को छोड़े, दुकानदार को छोड़े, कोई ताकतवर लोगों को हाथ डालें ताकि चीजें ठीक हो सके। बड़े मगरमच्छ हैं जिनको हाथ नहीं डाला जा रहा, और वो महंगी फिर गैस भेजते हैं दुकानों पे, तो दुकान वाले भी फिर आवाम को बेचते हैं। आप और मैं तो वो नहीं कर रहे ना काम। आप और मैं तो बॉर्डर पे नहीं बैठे हुए, वहां से ईरान से बाई रोड भी आ रही गैस, बाई शिप भी आ रही है। मैं और आप तो ब्लैक नहीं कर रहे। बात यह है कि हम तो अवाम तक और या हुकूमत वक्त तक ये चीज़ें पहुंचाना चाह रहे हैं कि जनाब ये आपने मेहरबानी की 225 रुपए किलो 26 किलो का रेट निकाला, लेकिन आज 525 रुपए भी गैस नायाब होती जा रही है, लेकिन गैस डेली शिप लग रही है। बात ये है कि या तो मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर गैस जी ना अवेलेबल हो तो ये 5,000 रुपए किलो भी नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, तो आप जाएं किसी एक प्लांट पे, 400 कुछ प्लांट हैं, किसी एक प्लांट पे चले जाए, आपको गैस ना मिले तो मैं सजा के लिए तैयार हूँ। अच्छा, जुल्म तो ये है। उसके बाद फिर वो जो सिलेंडर है उसकी क्वालिटी पे भी हेरा फेरी होती है, मिकदार में भी हेरा फेरी होती है। देखिए मेरी पूरी बाल सफेद हो गए। मैं गुजरांवाला में 480-90-500 कारखाने हैं जो जेली सिलेंडर बना रहे हैं, मौत के खिलौने बेच रहे हैं। मैंने हजारों दफा, आमिर जान साहब डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला थे जो लास्ट गवर्नमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे, उन्होंने बहुत से कारखाने बंद किए, लाखों सिलेंडर कब्जे में ले लिए, और वो दफ्तर पहुंचे तो वहां पे जनाब ताकतवर लोग पहले बैठे थे। बाकी आज तक गुजरांवाला में सिलेंडर गैर मेरी बनने वाले सैकड़ों कारखाने, हम उसको हाथ नहीं डाल सके। गैर मेरी बोझर इतने बन रहे हैं, खुदा ना खासा बोझर लीगल जो है वो 30 से 35 मीट्रिक टन का अलाउ है, ओगरा का रूल है, एक्सप्लोसिव का रूल है, लेकिन यहाँ पे 80-90 टन का बोझर यहाँ से शहर से गुजरा। खुदा ना खासा अब मुल्तान में जिस ब्लास्ट हुआ है, डीजी का ब्लास्ट हुआ है, अगर खुदा ना खासा किसी शहर में गुजरते हुए बोझर ब्लास्ट हो जाए तो पूरे का पूरा शहर मरियमेट हो जाएगा। गैर मेरी बोझर धड़ाधड़ बन रहे। बात यह है कि यहाँ पे इंसानी जान की कीमत कोई नहीं है। कीमत ही कोई नहीं है। आप गरीब दुकानदार को पकड़ लो, ये कर लो, पकड़ दकड़ कर। बात यह है कि एक्चुअल जो चीज़ है यहाँ पे जब तक गवर्नमेंट की रिटकाम नहीं होगी ये लाशें गिरती रहेंगी। आप 1122 की रिपोर्ट उठा के देख लें, 2 साल में 500 इंसिडेंट हुए। हैदराबाद में 52 बच्चे जख्मी हुए, 47 मौके पे मर गए। आप मुल्तान में तक 32 जानेंगे। बात यह है कि कानून, अभी मैं वकार मेहदी साहब का बेहद मशकूर कि उन्होंने सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में लेजिस्लेशन के लिए बड़ी हम तवक्को कर रहे हैं। कासिम गिलानी साहब मैं थैंक यू कहूँगा कि वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो कानून साजी हो जाए किस तरीके से। और मैं मेरे कई साल लगे होगा कि लीगल टीम सारी लगी हुई है कि 14 साल सजा होगी, 14 करोड़ जुर्माना होगा, नॉन बेलेबल फैंस फिर हो सकता है। मैंने यहाँ सब वैसे हम देखते हैं कि खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ जाए, जैसे हैदराबाद का था, लाहौर में भी कुछ वाकयात इस तरह के पेश आए, उसके बाद तो इंतज़ामिया बड़ी एक्टिव होती है। तो ये क्या किसी वाक़े के नाखुशगवार कोई इस तरह का वाकया पेश आए, कोई कीमती जाने चली जाए, इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हम फिर एक्शन लेंगे? मैं तो फिर कहूँगा या अल्लाह उस वक्त से बचाना, किसी हुक्मरान का बच्चा अल्लाह खुदा ना खासी ज़ात में वो अपनी लाश उठाए और फिर कानून साजी। अब कई साल गुजर के मैं लास्ट मीटिंग में था, मुझे अच्छी तरह बोला, मैं लेजिस्लेशन के लिए सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में था, तो हम 5 साल हो गया कि टीम ने लेजिस्लेशन के लिए वो
पीनल कोड भी अमेंडमेंट के लिए 5वें साल तक चारों सुबह से होके पहुंचे। नहीं जी आप इस तरह करें, इसको अपने कानून बनाएं, वो पीनल कोड नहीं बनेगा। सेनेटर साहिबा थी वो, फिर अब दोबारा सेनेटर वकार मेहदी साहब की मैं बहुत शुक्रिया। चलिए ये इरफान साहब सेफ्टी तो है, इस पर काम भी हो रहा है और वो शख्सियात जिनका आप नाम ले रहे हैं वो भी कर रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, क्रेडिट देते हैं। लेकिन सर पहले देखें ना कि घरों में गैस मुयस्सर होती थी, अब गैस मुयस्सर नहीं थी तो मुतबादिल ये था कि लोग बाहर से सिलेंडर भरवा लेते थे उठा के LPG के, लेकिन अब वो भी महंगी है। अब क्या मुतबादिल है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो किस तरह से लोगों ने अपना खाना पकाने का काम जलाएं, कोई वो जो होता है ना अपने तंदूर लगाएं, अब क्या यही उस पुराने दौर में वापस चले जाएं? तवसल से मैं फिर कहूँगा तो 600 अरब रुपया ये दोनों कंपनियां मकरूज हैं, SNPPL, SHTC, 600 अरब रुपए की। अब एक मैं आपको आपके प्रोग्राम के तवसल से बताऊं, आपको बगैर रीडिंग का बिल आया करेगा। अच्छा, आपके घर में गैस नहीं आएगी लेकिन बगैर रीडिंग का बिल आएगा। अब RLG जो उन्होंने सौदे की वजह सारा जो अरबों रुपए का जो चोरी चिकारी है वो आवाम को पे करनी पड़ेगी। आप ये पाकिस्तान एक दुनिया का बाद मुल्क होगा रीडिंग के, ये वही वाली बात है ना, बिजली आए ना आए, गैस आए ना आए, बिल आएगा ही आएगा, और बिल आवाम के हिस्से ऐसा में आएगा आता है। आपको तो अब तो सुना था कि जो मीटर हैं वो लगनी RLNG वाले हैं, तो क्या वो इतनी वाफर है कि वो तो घरों में दी जा सके? मैं फिर ये अर्ज कर दूं कि आप अपने मीटर तार के फेंकेंगे। ये जितनी चोरी चिकारी 600 अरब रुपए की दोनों कंपनियां डिफॉल्ट कर चुकी, 100 अरब से जायद हर साल का खसारा है जो चोरी चिकारी होती है। अच्छा, जो UFG अब समय वो चोरी चिकारी पाइपलाइनें पुरानी हो चुकी हैं, कुछ डायरेक्ट ही बहुत से ऐसे सिंध जैसे इलाके में डायरेक्टली चोरी होती है अरबों रुपए की, और वो हम पे करते हैं। हम एक वक्त आएगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक LPG वाइज फ्यूल होगा, वो जो सस्ता तरीन होगा, अगर उस पर गवर्नमेंट अमल कर ले तो गवर्नमेंट अगर नोटिफिकेशन निकालती उसकी जुबान। लेकिन खुदारा मैं कहूँगा इस दुकानदारों के LPG की वालों के डिस्ट्रीब्यूटर की जान छूट दे। ये जो जगह जगह पे मौत के खिलौने बिक रहे हैं, शालो मार्केट बिक रहे हैं, होलसेल और हार्डवेयर दुकानों में सेंटर सेल नहीं होना चाहिए। कानून साजी करें। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का, और वाकई ये जी बड़ा ही मसला है और इस पर नोटिस लेने की ज़रूरत है। और जिस तरह से हम मौत बांटते फिर रहे हैं, ये सिलेंडर ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और फिर गैस तो खैर अवेलेबल है ही नहीं, और फिर आगे महंगाई और आवाम पर ही बोझ है, आवाम की जेबों से पैसा निकलना है। खुशखबरी जो है वो सुनाई जाती थी कि जनाब ईद के तीनों रोज जो है वो गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी, बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन इस बार आपने देखा है कि ईद के दिनों में भी ये शेड्यूल आया हुआ था कि जनाब इतने इतने घंटे आपको जो है वो गैस दस्तयाब होगी, इतने घंटे आपको दस्तयाब नहीं होगी। मतलब आप देखें मेहमान आ रहे हैं और लोग जनाब मिल रहे हैं, कोई बैठ रहे हैं आपस में, कोई खाने पकाए जा रहे हैं, लेकिन जनाब गैस जो है वो मखसूस औकात में मिल रही है। अफसोस की बात यह कि अनाउंस करने के लिए हम ये भी नहीं कह सकते कि आने वाले दिनों में रिलीफ होगा, आवाम के लिए खुशखबरी होगी। तकलीफ ही तकलीफ है, ये बोझ बढ़ना ही है, और बस इसके लिए जी आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, यही कह सकते हैं। प्रोग्राम में खैर आगे बढ़ते हैं और जी मौसीकी की दुनिया से खबर शामिल कर लेते हैं। मौसीकी ही राहत पहुंचा सकती है, मौसीकी ही राहत पहुंचा सकती है और दिलों को जी जोड़ती है। और जब आवाज़ राहत फ़तेह अली ख़ान की हो तो दुनिया के बड़े बड़े ऐवान भी इसके एहतराम में हम देखते हैं कि सामने आते हैं खुलकर। और हमारे लिए ये इंतहाई फ़ख्र का मकाम है कि पाकिस्तान के नामवर गुलकार राहत फ़तेह अली ख़ान और उनके साहबजादे शाह ज़मान ख़ान को बरतानवी पार्लियामेंट में खुसूसी एवार्ड से नवाजा गया है। और ये सिर्फ एक एवार्ड नहीं है बल्कि हमारे फ़न और सकाफ़त की आलमी सतह पर फ़तह भी है। और इससे कबल इतवार के रोज़ लंदन के तारीख़ी रॉयल एल्बर्ट हॉल में इन दोनों फनकारों ने अपनी आवाज़ का ऐसा जादू जगाया कि सब झूमने पर मजबूर हो गए। और राहत साहब का जी कहना है कि ये सब उनके वालिदैन की दुआओं और अनथक मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल, और पाकिस्तान के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है। और इस तकरीब की खूबसूरती ये थी कि इसका एहतमाम काशिफ राजा और रुबायत जहां जैसे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नजात फनकारों ने मिलकर किया, जो साबित करता है कि फ़न सरहदों का मोहताज नहीं है। तकरीब में देखें तो बरतानवी अरकान पार्लियामेंट तारिक अहमद, मोहम्मद यासीन और अफजल खान की शिरकत ने इस अवार्ड की अहमियत को मज़ीद बढ़ा दिया। एक और खुशखबरी जो राहत साहब ने दी वो उनका आने वाला बंगाली गाना है, जिसका मदाहों को बेसब्री से इंतज़ार है। राहत फ़तेह अली ख़ान ने एक बार फिर ये साबित किया कि वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान की मिरास के सच्चे वारिस हैं, और यकीनन ये कामयाबियाँ जहाँ पर उनकी, ये पाकिस्तान की कामयाबी। बिल्कुल। और नाज़रीन अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, और एक बार फिर से जी खूबसूरती की बात कर लेते हैं। हमने स्किन के हवाले से तो बात कर ली, अब बाल रह गए हैं। खूबसूरत और लंबे बाल हर खातून की ख्वाहिश होती है और इवन मर्दों की भी ख्वाहिश होती है, और इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हेयर एक्सटेंशंस का भी इस्तेमाल किया
किया जाता है और फैशन बन चुका है। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात जो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि खूबसूरती के लिए आप हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं और वो आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहे होते हैं। इस बारे में कोई भी नहीं सोच रहा होता और जदीद तहकीक ने इंकशाफ किया है कि इन मसनूई बालों को चमकदार और काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए 50 से ज़ायद ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कैंसर जैसी मोहलिक बीमारियों का सबब बन सकते हैं। और ये एक खामोश ख़तरा है जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ये जो केमिकल्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो सिर्फ बालों तक महदूद नहीं रहते, बल्कि सर की जिल्द के मसामों से होते हुए हमारे जिस्मानी निज़ाम में भी दाखिल हो जाते हैं। तो सवाल ये कि क्या हम फैशन के नाम पर अपनी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इन खतरात से बचा जा सके? आज इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है मारूफ हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट डॉक्टर एहसन रियाज साहब को, जो इस मामले पर तिब्बी नुक्ता नज़र आपके सामने रखेंगे। एहसन साहब, आपको वेलकम कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। आपके पास लोग हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी आते हैं और हम ये जानना चाहेंगे कौन सी ऐसी इब्तदाई अलामात होती हैं जिनसे पता चल सकता है कि हेयर एक्सटेंशन जिल्द को आपकी डैमेज कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, या आप उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है और प्लस इसके लिए जो है ना काफ़ी लोगों का क्वेरीज भी आती हैं। देखें, हेयर ट्रांसप्लांट या जो है ना एक्सटेंशंस, दे डू डिफरेंट थिंग्स। अगर जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन है वो जो ये है कि आपका एक जगह से जो आपके अपने बाल ही निकाल के दूसरी साइड पे आपने लगा दें, रेसिपिएंट साइड पे, तो ये हेयर ट्रांसप्लांट है। जो एक्सटेंशंस हैं जो कि लोग नहीं हेयर ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाना चाहते या उनके बाल बहुत ज़्यादा मिनीचर हैं या दे आर नॉट कैंडिडेट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, तो ये यूज़ करते हैं। जो एक्सटेंशंस जो है ना बेसिकली ये दो टाइप्स की होती हैं। एक तो ये है कि जो कि एक्सटेंशंस आपके बालों के साथ चिपक जाती हैं या क्लिप के साथ या सोल्डरिंग करके उसको या जो है उसको वेल्ड करके, और दूसरा है इन शेप ऑफ पैच। जो पैच है वो आपके स्किन के साथ इन कांटेक्ट होता है। ठीक। तो बेसिकली फिर अगेन बालों की दोनों किस्में आपके पास हैं, एक आर्टिफिशियल और एक जो नेचुरल। यानी कि आर्टिफिशियल ऐसे होगी कि वो डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करके या एक्रेलिक यूज़ करके या पॉलीविनाइल यूज़ करके, तो बेंजीन, ये वो सारा उसका एक प्रोडक्ट बनता है, बाय प्रोडक्ट, जो कि विच इज़ लाइक अगेन प्लास्टिक बेस्ड, तो वो आपके आर्टिफिशियल में आते हैं। लेकिन जो नेचुरल है वो आपके डिफरेंट लोगों से बाल लिए, जी लोग डोनेट करते हैं बाल। आप पार्लर्स में जाते हैं तो वो रख लेते हैं, आपको नहीं पता कि वो कितने कितने लंबे लंबे बाल जो है ना, यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बाहर लोग डोनेट कर देते हैं। कैडावेरिक भी होते हैं सारे, तो वो बेसिकली वो नेचुरल प्रोडक्ट होता है बेसिकली। अच्छा, जो एक्सटेंशन है जो कि सोल्डरिंग हो रही है या स्किन के साथ इन कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो दे आर परफेक्टली सेफ। वो जो क्लिप से लगा जो क्लिप के साथ लगा दें या सोल्डरिंग कर लें, ठीक है, उसकी अपनी मेंटेनेंस है, क्योंकि उसमें सिंथेटिक भी आ जाती है। हाँ, सिंथेटिक भी आ जाती है, उसके अंदर बहुत सारे आप बाजारों में जाएं तो डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि आपके अपने बालों के ऊपर ही वो क्लिप होने और वो उसकी मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस ज़्यादा से ज़्यादा होती है कि अच्छा शैम्पू यूज़ करें उसके लिए, उसके अंदर कोई पसीना ना आने दें, या अदरवाइज कोई उसको रेगुलर वॉश करते रहें उसको एक्सटेंशन को, तो उसके अंदर वो जिसको कहते हैं ना वो फ्लीज या जुएं ना पड़ जाएं उसके अंदर, दैट इज़ द ओनली थिंग कि जिससे अवॉइड हो जाता है। अदरवाइज जो चीज़ें डायरेक्ट इन कांटेक्ट है वो है पैच, सही, या एक और चीज़ जिसको व्हाट यू कॉल इम्प्लांट्स, हेयर इम्प्लांट्स, जो कि नई चीज़ है, वो जिनके बाल बिल्कुल नहीं होते या जो है ना वो कैंडिडेट भी नहीं है और उनको एक चाहिए होता है कि जी हम कोई ऐसी सोर्स हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास चल जाए, तो वो आपके चाइनीज़ मेड या फ्रांस या जो है ना टर्किश मेड जो है ना वो चीज़ें मिल रही हैं, जो कि जिनको हेयर इम्प्लांट्स कहते हैं। सही। तो हेयर इम्प्लांट्स आर जस्ट व्हाट यू कॉल दे सिमुलेट टू योर नॉर्मल हेयर, लेकिन असल में ये होता है कि वो जब आप इम्प्लांट करते हैं तो वो फिर आपको डिफरेंट किस्म के जो है ना बॉडी रिएक्शंस करते हैं, जो जिसको कहते हैं व्हाट यू कॉल के फॉरेन बॉडी रिएक्शन। ठीक है ना, तो फॉरेन बॉडी रिएक्शन जो है ना बेसिकली वो फिर बॉडी किसी और तरीके से लेती है। साहब, चाहे वो सिंथेटिक हो, ह्यूमन हेयर हो, अगर वो पैच की सूरत में लग रहे हैं तो वो हार्मफुल ही है?
वो इस तरह हार्मफुल हो जाता है क्योंकि आपका जो इन कांटेक्ट स्किन है ना, वो कोई ना कोई तो ग्लोइंग तो होगी उसकी, होगा, ठीक ठीक। तो ग्लू के अंदर वो केमिकल है। तो वी हैव सीन लॉट ऑफ केसेस कि जहाँ पे वो पैच 10 साल से यूज़ कर रहा है, लेकिन उसकी स्किन जो है ना बहुत थिन हो गई है जी, उसके अंदर जो चेंजेस आनी शुरू हो गई हैं, अल्सर्स बन गए हैं। बिल्कुल। तो एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो कैंसर है जो कि इस तरह की चीज़ों में आता है और ऐसे लगता है जैसे पहले स्किन बर्न हुई जी, और उसके ऊपर जो वूंड है वो ठीक नहीं हो रहा, अगर हम उसके बायोप्सी करवाएं तो इसका स्पेसिफिक नाम है जो कहते हैं मार्जिनल अल्सर, एंड इट्स अ कार्सिनोमा, सही। स्किन कैंसर। अच्छा, हमें ये भी बताएं हसन साहब कि बहुत सारी सोशल मीडिया पे बातें भी चल रही होती हैं कि ये जो आप एक्सटेंशंस दे रहे हैं ये सिंथेटिक के नाम पे आपको मिल रही हैं या किसी और भी नाम से बेची जा रही है, किसी भी बैनर के नीचे। ज़रूरी नहीं है कि इंसानों के ये बाल हों, तो कहते हैं कि घोड़े के भी दुम के भी बाल हैं, इस तरह की भी बातें जो हैं वो की जाती हैं, ये सही होती हैं या नहीं? आप देखें, मेरा ख्याल है कि जो एनिमल जो चीज़ें उनको यूज़ करने के लिए वो पहले लिखा होता है उनके ऊपर, अच्छा, कि दे आर बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट, ठीक है ना। तो लेकिन आम तौर पे जो एनिमल की चीज़ें हैं वो ह्यूमन पे यूज़ नहीं होती, सही नहीं होती, ये ज़्यादा मिथ्स हैं। थोड़ा सा मिथ्स है, कुछ व्यूज यानी व्यूज़ देने के लिए सारी बातें। जी, व्यूज़ देने के लिए, या जी वो घोड़े के वो जो उसकी दुम जो है ना बहुत पोनी टेल बहुत मशहूर है जी, तो इस तरह की, क्योंकि ऑब्वियसली सिंथेटिक बहुत सारी और क्वालिटीज की बहुत ज्यादा चीप में देखिए भी जी, आपके पास एक्चुअली एक्सटेंशन सिस्टम अवेलेबल उसके है। साथ मिलता नहीं है। आपका जो एनिमल है और आप का ह्यूमन सिस्टम ही डिफरेंट है, सही। तो मिल ही नहीं सकता। अगर वो डायरेक्ट इन कांटेक्ट होगा वो विग और वो एनिमल की होगी तो वो आपको प्रॉब्लम करेगी। अच्छा एहसन साहब, ये भी होता है अब जिसने पैच लगवाया हो या एक्सटेंशंस यूज़ करें, वो डेली बेसिस पर अगर जैसे कोई वर्किंग वुमेन है या कोई मैन है, हेयर जो है वो स्टाइलिंग भी हो रही है, फिर ब्लो ड्रायर भी यूज़ हो रहा है, आयरन भी यूज़ हो रहा है, चले समहाउ 1-2 दिन के लिए तो किसी फैशन के लिए तो आपने कर लिया, लेकिन डेली बेसिस पर अगर ये चीज़ हो रही है तो वो पहले पैच है या ग्लू है और फिर वो आयरन भी हो रहा है, गर्म भी हो रहा है, सब कुछ, तो वो ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा? डेंजरस इन द सेंस आप ये समझ लें कि जो आयरनिंग है क्या करती है, वो आपकी एक तरह की ना डीनेचरेशन कर देती है चीज़ को। यानी कि आपको जो ब्लो ड्राई करवाते हैं तो उसके अंदर जो बाल जो है ना वो इसलिए आपको अच्छे लगते हैं क्योंकि वो ज़रा फ्लफी हो जाते हैं, ज़रा उसके वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। और वॉल्यूम किस एक्सपेंस पे होते हैं? जब आप उसको डीनेचर करते हैं। अच्छा, जब आप देखा होगा कि आपने जब इस्त्री करते हैं कपड़ों को तो वो एकदम थोड़ा सा ना उसके अंदर जान आ जाती है, फूल जाते हैं। अदरवाइज तो वो देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप फ्रीक्वेंट यूज करेंगे तो वो डैमेज है, ठीक है। एंड वो एक कॉज होगी आपके बालों को एक्सटर्नल डैमेज के लिए, नॉट इंटरनल डैमेज। सर, जिन्होंने डेली बेस पे करना है, मजबूरी है, वो क्या करें, वो किस तरह से एहतियात कर सकते हैं? ये है कि आप अपना जो कांटेक्ट है वो कम से कम करें, इस तरह की एक्सटेंशंस लगवाएं जिसके या पैचेस लगवाएं जिसके अंदर एरेशन बहुत अच्छी हो, वेंटिलेशन। अपने बाल बचाने के लिए ऊपर पैच लगा लें, उसमें जितना भी नुकसान करना उसका करें। अपने बालों के साथ जो है ना वो तो आप जो मेंटेनेंस है वो तो यही है कि आपका उसको ड्राई रखें, नंबर 1, उसको शैम्पूइंग अच्छी तरह करें, उसको ज़्यादा लंबे ना होने दें, ठीक है। अच्छा। और प्लस जो है ना जो शॉर्ट बाल हो उसके जो उसके वज़न होगा वो नहीं होगा उसके अंदर। तो दूसरा स्टाइलिंग जो है ना वो हैबिट चेंज करते रहें, जो आपकी फिंगर कॉम का नाम सुना होगा, फिंगर कॉम करें, या अदरवाइज जो मोटी कॉम होती है, बड़ी मोटी कॉम वो करें। आप वो ब्रश यूज़ ना करें जिसके अंदर से इंटेंगलिंग हो, और वो कोई बालों को स्पेशली ख़वातीन बालों को ज़्यादा बेंडिंग ना करें। जब वो बेंडिंग करेंगे तो वो शॉक लॉस से पीछे जाता जाएगा वो सारा। और एट द सेम टाइम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वी आर डेफिशिएंट इन हैविंग विटामिन्स। विटामिन डी है जो कि हम लोग जितने भी लोग को रवेंगे तो हमें कम आएगी। एहसन साहब, अच्छा आपने ये वाली बात भी छेड़ दी, क्योंकि ना कुछ ऐसी रील्स भी सामने आ रही थी कि अगर आप में ये वाले विटामिन की कमी है तो बाल यहाँ है, ये डी की कमी है तो यहाँ से पैच जा रहा है, ये जा रहा है, वो भी एक मिसकंसेप्शन है। तो वो कोई फर्क भी पड़ता है कि यहाँ से बाल चले गए तो ये विटामिन की कमी है, अगर सर से देखिए नेल एंड स्किन, ठीक है, दे आर इंटररिलेटेड, ठीक है। इसके अंदर जो कॉमन जो विटामिन है विच इज नोन एज
H3 विटामिन, जिसको बायोटिन कहते हैं। ठीक है ना? ओके ठीक है। और जो इसके अंदर दूसरी विटामिन इसके अंदर रोल है वो विटामिन डी का रोल है। ठीक है। और तीसरी विटामिन ए का रोल है। सही। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली आपको ऐसा बैलेंस फार्मूला लेना चाहिए जो कि हेयर, नेल एंड स्किन को करे, क्योंकि हेयर, नेल, स्किन एक ही ऑर्गन से या एक ही लेयर से आता है, विच इज नोन एज लाइक अपर लेयर या एक्टोडर्मल लेयर। सही बिल्कुल अगर ठीक जिसके है। नेल ठीक होंगे उसका हेयर भी ठीक होगा, वाह और जिसके स्किन ठीक होगी उसके नेल और हेयर दोनों स्किन ठीक होगी। सही बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त चाहेंगे। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज़।